हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम शुरू करेंगे अपने रिवीजन में जर्नल एंट्री। देखो, हम लोगों ने पिछली सीरीज के पिछले पार्ट में 1A, 1B, 1C एंड 1D चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एंड किया। इससे हमारे एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन हमेशा देखने को बनते हैं, तो वो मस्त तरीके से आप अब तैयार कर चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आइए, अब जनरल एंट्रीज में जो भी MCQ बन सकते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ। सिर्फ ये मानता हूँ कि आपने जनरल एंट्री एटलीस्ट 11-12 क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, बस ये मानता हूँ। बाकी इससे जो भी MCQ बन सकते हैं, थ्योरी के प्रैक्टिकल के जैसे भी, उन सबको मैं आपके साथ यहाँ पे बहुत इत्मीनान से डिस्कस करूँगा। देखो, लूका पचोली, ये आपको याद रखना होगा अपने MCQ के लिए कि इनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम का मतलब डुअल एस्पेक्ट होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जितने अमाउंट से वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, उतने अमाउंट से आपका क्रेडिट में भी रिकॉर्ड होगा। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में आपका क्या होगा कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। जितना डेबिट उतना क्रेडिट होगा, आप ये बात जानते हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डेबिट क्रेडिट जो वर्ड आपके डिराइव्ड हुए हैं वो कैसे हुए हैं। तो डेबिट आपका डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड आपका डेबिटम से, और डेबिटम का मतलब होता है उनके लैंग्वेज में व्हाट इज ड्यू, व्हाट इज ड्यू। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए। और इसी डेबिट को हम किस एब्रिविएशन से दिखाते हैं, DR, यानी कि डेबिटेड। आपको इस बात को जानते हैं। क्रेडिट डिराइव हुआ बच्चे क्रेडियर से, और क्रेडियर का मतलब व्हाट इज ट्रस्टेड, व्हाट इज ट्रस्टेड आपका, और इसका एब्रिविएशन क्या है जी, हम CR यूज करते हैं, आप ये भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने के पहले, ऐसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, दोबारा बता दूं। एक वर्ड है आपका जर्नल। जर्नल मतलब, मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जर्नल एंट्री, है ना। जर्नल हमेशा आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग को। फर्स्ट टाइम जो हम लोग वाउचर्स, कैश मेमो, इनवॉइस जो होता है उसको देख के अकाउंट्स में जब रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो वो क्या होता है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग के अंदर में आपका आता है जर्नल। आपका बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डिंग कह दो, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री कह दो, बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री कह दो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह दो। एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम आएगा तो इसका मतलब क्या है जी, जर्नल के बारे में बात कर रहा है। और जो हमारा जर्नल होता है बच्चे, आप जानते हैं कि वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो आपका सब्सिडरी बुक, और एक हमारा होता है क्या जी, जर्नल एंट्री। मैंने पीछे भी बताया, दोबारा बता दूं, और मैं इसका बहुत अच्छी तरीके से आपको ना आपका डिस्कशन करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर में। प्रैक्टिकली इसको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि हाउ एक्चुअली अकाउंटिंग इज डन। तो मैं आपको बता दूं कि सब्सिडरी बुक, जिसको कि हम स्पेशल जर्नल के नाम से भी जानते हैं, है ना, याद रखना। अगर वो कहता है जनरल जर्नल, जर्नल प्रॉपर, इसका मतलब कि जर्नल एंट्री की बात कर रहा है। और जब वो बोलता है कि आपका स्पेशल जर्नल, स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल, यानी कि वो सब्सिडरी बुक की बात कर रहा है। सब्सिडरी बुक जो होते हैं बच्चे, ये हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, एक होता है कैश बुक, एक होता है बैंक बुक। अब बैंक बुक आपके लिए एक नया नाम है, क्योंकि आपने बचपन से कैश बुक पढ़ा हुआ है, जिसके कि 3 कॉलम होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर छोटा बिजनेस होता है ना बच्चे, जिसमें वॉल्यूम कम होता है कैश बैंक का, तो वो एक ही कैश बुक बनाते हैं, और उस कैश बुक के अंदर में क्या होते हैं कि 3 कॉलम होते हैं, कैश का, बैंक का, डिस्काउंट का। लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस जहाँ पे फ्रीक्वेंट बेसिस पे बैंक पे भी बहुत सारे लेन देन होते हैं, तो वो कैश के ट्रांजेक्शन को कैश बुक में और बैंक के ट्रांजेक्शन को बैंक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि वही आपका 2 अलग अलग पार्ट में होगा। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि फॉलोइंग आर कॉल्ड द सब्सिडरी बुक, तो उसमें कैश बुक भी है, बैंक बुक भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर हमारा परचेज बुक, आप जानते हैं कि परचेज बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं अगर गुड्स को हमने परचेज किया क्रेडिट पे। पहले तो गुड्स होना चाहिए जिसमें आप डील कर रहे हैं, और वो आप क्रेडिट पे लेंगे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। जो गुड्स आपने परचेज किया था क्रेडिट पे, अगर वो रिटर्न हो जाएगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में। गुड्स सेल किया क्रेडिट पे तो सेल्स बुक में जाएगा। सेल किया गुड्स क्रेडिट पे, अगर वो रिटर्न होता है तो आपका सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। अगर एक्सेप्टेंस हमने रिसीव किया है तो बिल्स रिसीवेबल बुक में, और एक्सेप्टेंस हमने दिया है तो बिल्स पेबल बुक में। ये बातें आपको पता है। ये हमारे सारे क्या होते हैं, सब्सिडरी बुक। जब फर्स्ट टाइम बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अब जो ट्रांजेक्शन्स आपका यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड हो पाते हैं,
जैसे मैंने बताया था कि जरा बताओ यहाँ पे कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। हमने मान लो गुड्स सेल किया कैश पे तो कैश बुक में चला गया, गुड्स बेचा हमने पेमेंट लिया बैंक से तो बैंक बुक में चला गया, गुड्स बेचा हमने ऑन क्रेडिट पे तो हमारे कहाँ चला गया जी, सेल्स बुक में चला गया, ठीक है ना। लेकिन मान लो हमने क्या किया कि मशीन बेचा कैश में तो कैश बुक में चला गया, मशीन बेचा बैंक से तो बैंक में चला गया, लेकिन मशीन बेचा ऑन क्रेडिट तो मेरे बच्चे मशीन जो बेचते हैं ना ऑन क्रेडिट, अब देखो किसी भी बुक में नहीं जाएगा क्योंकि मशीन हमारा गुड्स नहीं है ना, गुड्स होता तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता, तो मशीन हमारा गुड्स नहीं है, यहाँ पे आएगा नहीं, और ऑन क्रेडिट है तो कैश से भी कोई लेन देन नहीं है, तो ऐसी चीज़ें क्या होती है, जर्नल एंट्री, यानी कि जनरल या जनरल प्रॉपर के अंदर में रिकॉर्डिंग करते हैं। क्लियर आपका। तो मैं इसका पूरा आपको अभी अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बिलीव कीजिए। फिलहाल हम लोग जर्नल एंट्री में हम ज़्यादा यहाँ इस चैप्टर में फोकस करेंगे। अभी सब्सिडरी बुक आएगा तो उनका अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, और एक्चुअली वो अकाउंटिंग दिखाऊंगा कि आप जब सीएमए बन जाएंगे और किसी कंपनी में गए तो आप नहीं, आपके अंडर में जो अकाउंटेंट होंगे ना वो कैसे अकाउंटिंग करेंगे रियल लाइफ में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मजा आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में बैठाऊंगा। चिंता ना करो, सिर्फ मेरा मकसद आपको पास कराना नहीं है, आपको एक अच्छा सीएमए बनाना है। तो ये सारी बातें हमारे पास क्या हुआ जी, आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। और इसके बाद और कुछ बताओ ना जो जर्नल एंट्री में आएगा। मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना। ड्रॉइंग्स आपने किया है गुड्स का, ड्राइंग गुड्स का किया है तो एंट्री होता है ड्राइंग्स टू परचेज, देखो किसी भी जगह पर नहीं जाएगा, तो आपका वो हो गया। वेजेज आउटस्टैंडिंग है तो वेजेज टू वेजेज आउटस्टैंडिंग होता ना, ये सब चीज़ें, तो वो सभी कहाँ जाएंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। और फिर मेरे बच्चे जो चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड हुई, यहाँ से वो डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, लेजर अकाउंट में, और जो यहाँ पर रिकॉर्ड हुई यहाँ से डायरेक्टली कहाँ जाएगा, लेजर अकाउंट में, यानी कि सेकेंडरी रिकॉर्डिंग में। खैर आइए ना, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, ये देखो आप यहाँ। अब हमने कहा कि लेट्स अंडरस्टैंड द जादू ऑफ जर्नल एंट्री, यानी कि हम जर्नल एंट्री के बारे में सीखना शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने बचपन से जर्नल एंट्री के दो तरीके पढ़े हुए हैं। एक तरीका होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसको कि हम आपका मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं और या फिर अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। मैं ना जनरली मॉडर्न अप्रोच यानी कि इस अप्रोच को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करता हूं। आप में से कई सारे बच्चे हो सकते हैं कि जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच को सीखे हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो सर हुआ करते थे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग करते थे। तो आप जिस तरीके से आपने सीखा हुआ है, जिस पे आपकी मास्टरी है, आप उसी तरीके से आगे की बातें आप सोचना, उसी तरीके से। मैं यहाँ पे आपसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे बच्चे आप अगर अच्छे बनना चाहते हो ना, अच्छा बनना चाहते हो, तो मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि इस अप्रोच से आपको अकाउंटिंग सीखना चाहिए। एक तरीका आपके पास है, अगर क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, इंटर में आएंगे, फाइनल में आएंगे, तो यही अप्रोच ना आपको काम करना शुरू करेगा। ये तो बकवास चीज़ें होती है, पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता है, मुझे भी नहीं पता। बट एनीवे मैं एक बात बता दूं, इस अप्रोच को अगर आप मुझसे अलग से आप सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, संपूर्ण जर्नल एंट्री। तो वो संपूर्ण जर्नल एंट्री बाई संतोष सर अगर टाइप करोगे तो आपको ना ये वीडियो क्या होगा, इस पे जबरदस्त मास्टरी, मतलब कि फिर दुनिया की कोई भी एंट्री होगा बहुत आसानी से आप करना शुरू कर दोगे, बिना ज़्यादा सोचे समझे बगैर, बिल्कुल फटाफट करना शुरू कर दोगे, लैंग्वेज पे मास्टरी हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको दोनों अप्रोच को समझाता हूँ जो हमारे MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आइए अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। पता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या होता है, जितने भी बिजनेस में आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस में जो भी नाम यूज किए जाते हैं, उन नाम को ब्रॉडली मैं 5 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक नाम आपका होता है एसेट्स, एक नाम होता है आपका एक्सपेंस जब बोलूँगा तो एक्सपेंस लो सबकी बात कर रहा हूँ, और एक नाम बोलूँगा कैपिटल जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एक नाम बोलूँगा लायबिलिटी, ये भी आप जानते हैं, और मैं बोलूँगा आपका रेवेन्यू, मतलब कि जितने भी प्रॉफिट या इनकम आपके होते हैं। पता बच्चे, ये जो आपका पहला है ना अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि देखो इनमें से एसेट्स और जो एक्सपेंस होते हैं ना, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप आइटम को पहले पहचानो कि वो 5 में से क्या है। अगर एक बार आपने पहचान लिया तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर ऊपर, यानी कि अगर आपका इंक्रीज करता है ना, तो आप इसमें जर्नल एंट्री में क्या करते हैं, आप इसको डेबिट करते हैं। और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपका डिक्रीज करता है ना, कम होता है बच्चे, डिक्रीज,
अगर ये डिक्रीज करेगा तो आप जर्नल एंट्री में इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है आपका। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक में हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। करियर को लेकर अगर बहुत सीरियस हैं एंड जर्नल एंट्री में थोड़ी भी दिक्कत आती है तो मेरा संपूर्ण जर्नल एंट्री का जो लेक्चर यूट्यूब पे है ना 4 से 5 घंटे का होगा, लेकिन वो आपके पूरे लाइफ को चेंज करेगा, उसको जरूर देख लेना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये कि एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है, और जो आपके कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू होगा ना बच्चे, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपका इंक्रीज करता है, आप लिख लो कहीं पे लिखना है तो, इंक्रीज करता है तो हम इसे क्या करेंगे, आपका क्रेडिट करेंगे, और अगर डिक्रीज किया तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल तरीका आपका टू मेक जर्नल एंट्री। अगर आप बोलते हो कि सर ये याद कैसे रखेंगे, इसका याद करने का भी बड़ा सिंपल तरीका है बच्चे। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एसेट का, जैसे मान लो हो गया मशीन, हो गया बैंक, हो गया कैश, हो गया फर्नीचर, हो गया किसी भी अकाउंट का, अगर आप लेजर अकाउंट बनाते हो ना, जब आप लेजर अकाउंट बनाते हो, मैं आपको इस बात को, ये जो मैंने लिखा है ना, उसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ, मशीन हो जाए, बैंक हो जाए, डेटर्स हो जाए, कैश हो जाए, कोई भी एसेट, जब किसी एसेट का अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हो, डेबिट में। बस इतनी बात भी अगर आपके दिमाग में बैठ जाए ना तो फिर काम खत्म हुआ। एसेट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है बच्चे, डेबिट में होता है। तो मैं बता दूं, जिनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है ना, वो जब भी इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री बनाओगे, लेजर बनाओगे, कुछ भी करोगे, सेम थिंग इज गोइंग टू फॉलो आपका। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपका इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, और इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपका डिक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है ना, वो हमेशा अपने बढ़ने के बारे में बताएगा। तो एसेट एक्सपेंस आपका याद रखना कि इनका डेबिट बैलेंस होता है, तो इनका इंक्रीज करना क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज तो क्रेडिट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल लायबिलिटी और जो रेवेन्यू होते हैं ना, कैपिटल का कोई नाम ले लो, लायबिलिटी का नाम लो, कोई भी रेवेन्यू यानी कि कोई इनकम का नाम ले लो, इनका जब लेजर अकाउंट बनाओगे तो इनके लेजर अकाउंट में हमेशा इनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। आप याद रख लो, ये दुनिया का दस्तूर है कि जो हमारे लायबिलिटी होंगे, रेवेन्यू होंगे, कैपिटल होंगे, वो हमेशा कहाँ दिखेंगे, क्रेडिट में। तो जिनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है ना, जिनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, उनका इंक्रीज करना हमेशा हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब भी ये बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको क्रेडिट करेंगे, और घटेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। मतलब ओपनिंग बैलेंस जहाँ पर लिखा जाता है हम वहाँ पे इंक्रीज की बात करेंगे। तो इनका हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है, इसलिए जब भी इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट, और घटे तो डेबिट करेंगे, है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। ये देख लो, आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कह दे, मॉडर्न अप्रोच कह दे, अमेरिकन अप्रोच कह दे, मीनिंग सेम। कल को आप जब CMA बनने के बाद अमेरिका में या अमेरिकन रूल को जो कंट्री फॉलो करते हैं वहाँ जाएंगे तो इसी रूल से क्या देखोगे कि वहाँ पे अकाउंटिंग में लोग बात करते हैं। तो हमने बता दिया कि एसेट एक्सपेंस लॉसेज, एक्सपेंस लॉस एक साथ ही हो गया। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो डेबिट, डिक्रीज तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना बच्चे। और ये आपका जो कैपिटल लायबिलिटी या रेवेन्यू है, अगर ये इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट, है ना। जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वहाँ पे इंक्रीज और वैसे वर्सा। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच होता है। मैं हमेशा इस मेथड को प्रेफर करता हूं क्योंकि ये मेथड ना क्या करता है कि बहुत ही फास्ट वे में एंट्री कराता है। लेकिन MCQ है ना बच्चे, हमारे एग्जाम में MCQ में एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन किसी भी मेथड पे आ सकता है और आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो दूसरा अप्रोच हमारा क्या हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच कह दे या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है जी, ट्रेडिशनल कह दे या फिर कह दे गोल्डन अप्रोच, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो ट्रेडिशनल या गोल्डन कह दे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये इसका दूसरा नाम क्या होता है अगर आपको ना पता हो तो कहीं एग्जाम में बोल दे कि गोल्डन रूल से आप इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या एंट्री होगा, और आपने क्या क्या नहीं पता कि ट्रेडिशनल अप्रोच को बोला जाता है तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो हर एक नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है बच्चे, ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारे पास है, ट्रेडिशनल कह रहा है कि पुराना अप्रोच है, बदमाशी है। वो कहता है कि जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं ना, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट, लैंड, बैंक, ये वो जितने नाम आप जानते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, इन सभी अकाउंट को ये कहता है कि ब्रॉडली पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये MCQ हमेशा इसे 4 से 6 नंबर का यानी कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है हमेशा।
और मैं अक्सर देखता हूँ कि आप बदमाशी करते, गलतियाँ करके आते, तो वो आप गलती ना करें इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं ब्रॉडली वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पर्सनल एंड दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब ये हो गया कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। पर्सनल है मतलब किसी इंसान को रिप्रेजेंट करेगा। वो इंसान नेचुरल हो सकता है हमारे आपके जैसा, वो इंसान आर्टिफिशियल हो सकता है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि वो इंसान हमारे जैसा नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा, या फिर मतलब तीन तरीके का होगा, नेचुरल पर्सन होगा, आर्टिफिशियल होगा, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होगा। मैं तीनों का मतलब भी समझाऊंगा क्योंकि इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए। नेचुरल पर्सन का मतलब हो गया संतोष सर, नेचुरल पर्सन है ना, मेरा ये बच्चा जो क्लास देख रहा है नेचुरल है। राम सीता गीता मिता रामन जितने भी नाम आप जानते हैं वो सभी के सभी को क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सन आपका। तो ये एक आपका होता है पर्सनल अकाउंट में पहला क्लासिफिकेशन, याद रहेगी बात ये सर। दूसरा है आर्टिफिशियल कह दो या लीगल पर्सनल कह दो, मतलब कि लॉ के नज़र में हम क्या करते हैं जी, उसको इंसान मानते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है वो हमारे आपके जैसा सांस तो नहीं लेता, लेकिन कानून के नज़र में उसको कहा गया कि इट्स ए पर्सन आपका, तो हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल या फिर लीगल पर्सन। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि गवर्नमेंट बॉडी, अब बताओ गवर्नमेंट क्या आपको दिखता है कि उसका लाल पीला हरा कैसा चेहरा होता है, नहीं, तो बट गवर्नमेंट बॉडी जो है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन आपका हो गया। जैसे कि कंपनियां हो गई, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, क्लब हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए, बैंक हो गए, इन सबको क्या बोला गया है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है बच्चे। आर्टिफिशियल पर्सन कह दो या लीगल पर्सन कह दो, मतलब कानून के अंदर में जिसको पर्सन कहा गया है उसको हम बोल देंगे आपका ये सोल प्रोप्राइटरशिप कोई फर्म हो गया, पार्टनरशिप कोई फर्म हो गया, वो सब क्या होंगे आपका। अगर उनके नाम की बात करें तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के अंदर में आते हैं, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इन लोगों को, मतलब वो जो नाम आपका है ना वो खुद तो कुछ नहीं है, लेकिन उससे हम क्या कर रहे हैं कि इनको हम एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, हमें जिनको वो एक्सपेंस पे करना है, जिनको हमें पे करना है, तो वो हमें उस लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस लोग को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नाम का कोई, जैसे राम सीता नाम आपने सुना है, क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का भी कोई नाम सुना है, नहीं, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो लोग जिनको कि हमें सैलरी पे करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेज वो लोग जिनको कि हमें वेजेज पे करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट वो लोग बार बार लोग कहा जा रहा है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चे। प्रीपेड अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है ना, कैपिटल अगर आप लिखते हो राम तो वो इंसान हो गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट तो राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना बच्चे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है जी, ओनर जब पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है, तो ड्राइंग्स, ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। यानी कि सब के सब, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, वो सभी पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होंगे। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। इस पे एमसी कैसे आएगा मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब आइए इम्पर्सनल, जो पर्सनल नहीं है बच्चे, ना तो वो नेचुरल है, नहीं वो आपका आर्टिफिशियल यानी कि लीगल है, और नहीं वो रिप्रेजेंटेटिव है। वो क्या है जी, वो इनको छोड़ के बाकी जो हमारे बिजनेस में होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, आपके स्टॉक हो गया, ये देखो कोई इंसान नहीं होते हैं। जैसे कि हम आपको बोले यहाँ पे आपका क्या नाम ले, बस ठीक है, बहुत सारे नाम अभी और देख लेंगे हम इसके साथ, ये सारे क्या बोले जाएंगे, इम्पर्सनल कहे जाएंगे। वो रेंट हो गया, सैलरी हो गया, रेंट सैलरी सब क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस जो हम बेनिफिट ले चुके हैं, ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। रेंट यानी कि एक्सपेंस है, इम्पर्सनल। आउटस्टैंडिंग रेंट हम बोलते हैं कि वो लोग जिनको हमें पेमेंट करना है, ठीक है ना। इम्पर्सनल अकाउंट फिर ब्रॉडली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका रियल और दूसरा क्या होता है हमारा नॉमिनल, है ना, एक रियल एंड दूसरा हमारा नॉमिनल। रियल क्या होता है, हमने कहा कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी नाम होते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी नाम होते हैं बच्चे, वो सब आपके रियल अकाउंट होंगे, एक्सेप्ट उनको छोड़ के जो पहले ही हमने क्या किया जी, पर्सनल अकाउंट में उनको क्लासिफाई कर लिया है।
जैसे कि हमारे डेटर्स हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हो गया, या हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गए, ये सबको हमने कहाँ क्लासिफाई कर लिया, पर्सनल में कर लिया ना बच्चे। तो जो भी हमारे एसेट साइड में आपके जो पर्सनल अकाउंट में ऑलरेडी क्लासिफाई हो चुके हैं, उनको छोड़ के जितने भी लोग होंगे वो सभी क्या बोले जाएंगे, रियल अकाउंट कहे जाएंगे, है ना। अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स ऑफ द फर्म बट नॉट डेट, है ना, मतलब कि वो आपका कोई आपका ऐसा ना हो जैसे कि जो डेट के रूप में आपका दिख रहा हो, मतलब कोई लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स रिलेटिंग टू लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, ये सभी के सभी हमारे क्या होंगे, वो रियल अकाउंट में कवर किए जाते हैं। कैश हो गया, ये सब हमारे रियल अकाउंट में होते हैं। जो रियल अकाउंट होते हैं ना, वो फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि जितने भी एसेट हमारे हैं उनमें से डेटर्स को हटा दीजिए, प्रीपेड को हटा दीजिए, मतलब जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन सारे सेट्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टेंजिबल रियल एसेट्स और इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि उन रियल एसेट्स को जिसको कि हम देख सकते हैं, उन रियल अकाउंट्स को जिनको हम देख सकते हैं, जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट, स्टॉक, है ना, ये सभी क्या बोलेंगे, टेंजिबल बोलेंगे। और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारे पास एसेट होते हैं, मतलब वो फ्यूचर में हमें बेनिफिट देंगे। एक्चुअली जो भी कुछ आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है सभी हमारे एसेट होते हैं। तो जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट तो देगा लेकिन वो इनटेंजिबल है, हम देख नहीं सकते हैं। बहुत प्यारा एग्जांपल जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसमें एक तो आपका नाम गुडविल हो जाएगा, फिर मेरे बच्चे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ये सब आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ये जो नाम है ना, ये सभी नाम धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही आपको इससे नॉलेज रखना होगा। तो इनटेंजिबल का मतलब क्या, जो एसेट हमें फ्यूचर में बेनिफिट तो देगा बट हम उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। अब देखो ना, मैंने क्या किया है, सपोज दैट मैंने क्या किया है कि एक मैकडी है ना, डोमिनोज मान लीजिए, डोमिनोज का मैंने एक आपका फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। तो डोमिनोज का जब फ्रेंचाइजी लूंगा ना, तो मैं उनको क्या करूंगा, फ्रेंचाइजी फीस पे करता हूँ। मान लो 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, ऐसे वो 2 करोड़ रुपए लेते हैं। तो मान लो मैंने 2 करोड़ रुपीज पे किया है। वो फ्रेंचाइजी फी जो 2 करोड़ रुपीज मैंने पे किया ना, वो मेरे लिए इनटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि फ्रेंचाइजी कोई बिल्डिंग जैसा तो नहीं जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन उस फ्रेंचाइजी से मैं कई साल तक बेनिफिट लूंगा, उनके नाम को यूज कर सकता हूं, आगे उनको वो सामान को बेच सकता हूं। तो ऐसे जो चीज़ें होते हैं ना, हम उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। याद रहेगी बात आपको ये सर, दोबारा सुनिए। जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं ब्रॉडली दो पार्ट में, एक आपका पर्सनल, दूसरा आपका इम्पर्सनल। जो हमारे पर्सनल होते हैं वो आपका नेचुरल होगा या फिर आर्टिफिशियल या लीगल कह दो या रिप्रेजेंटेटिव कह दो आप, है ना। तो ये सभी के सभी क्या होंगे, पर्सनल होंगे। जो पर्सनल नहीं है उन्हीं को हम देखेंगे कि भैया फिर क्या है जी, तो वो इम्पर्सनल है। अब जो इम्पर्सनल होगा या तो आपका रियल होगा या फिर नॉमिनल होगा। बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड होते हैं ना, लायबिलिटी साइड में आने वाला एक एक नाम क्या होगा, पर्सनल में चला जाएगा, क्योंकि वो लोग हैं जिनसे कि हम कर्ज लिए होते हैं, तो वो तो हमेशा पर्सनल में जाएंगे लायबिलिटी साइड वाले। जो हमारे एसेट साइड वाले आइटम होंगे उनमें जो पर्सनल नहीं है वो क्या हो गया आपका जी, रियल आपका हो गया, है ना। रियल हमने दो पार्ट में, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और जो हमारे प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं ना, एक्सपेंस रेवेन्यू, हम उनको बोलते हैं क्या जी, नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट। याद रहेगी बात आपको। इट्स वेरी सिंपल टू रिकॉल दिस थिंग्स। कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत आपको बता रहा हूँ, बचपन से सब चीज़ आप जानते हो। तो वही सैलरी, इंटरेस्ट, आपका कमीशन रिसीव्ड, ये सब आपके क्या होंगे, नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं बच्चे, कहते हैं कि वो टेम्पोररी है। बताओ नॉमिनल अकाउंट्स को टेम्पोररी क्यों कहा जाता है? अगर आप बता दो तो मैं मान जाऊंगा। इसलिए कहते हैं बदमाश की, क्योंकि इस साल जो भी नॉमिनल अकाउंट्स के आपने अकाउंट ओपन किए होंगे ना, आपका वेजेज का, सैलरी का, एडवर्टीजमेंट का, कमीशन का, रेंट का, जो भी आपने खोला होगा, वो इस साल के एंड में वो खत्म हो जाते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसिंग फिगर टू इधर आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। तो जो इस साल अकाउंट खोले नॉमिनल आपका, वो इस साल ही खत्म हो जाएंगे, उनका अगले साल कोई लिंक नहीं होगा। अगले साल का अगले साल देखेंगे तो हम बोलते हैं वो टेम्पोररी अकाउंट है ना। लेकिन वो जो बाकी है पर्सनल अकाउंट, वो जो आपके रियल अकाउंट है, दे आर नॉट टेम्पोररी, दे आर परमानेंट। परमानेंट का मतलब कि वो इस साल भी है, हो सकता है वो अगले साल भी देखेंगे, अगर हमने अभी तक उनका पूरा खत्म नहीं किया है तो, ठीक है ना।
अब देखो यहाँ पे आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैं इस पे बस उतना ही चाहता हूँ कि आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप 11th क्लास से क्या पढ़े हो मुझे नहीं पता। तो जो भी बच्चा इस रूल को पढ़ा हुआ है वो इसके मुताबिक अकाउंटिंग करेगा। जनरल एंट्री जब आगे सिखाऊंगा, जो भी बच्चा मॉडर्न अप्रोच से क्या है वो मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग करेगा। लेकिन आप में से कोई भी बच्चा जो इस मेथड से अकाउंटिंग किया है लेकिन आप परेशान होते हैं, तो मैं आपको बस ये कहता हूँ कि आज अगर 4 से 5 घंटा इस वीडियो को यहीं पे रोक करके अगर संपूर्ण जर्नल एंट्री पे एक बार आपने डिवोट कर लिया ना, वहां पे इन डेप्थ वर्ड का हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने सिखाया हुआ है और वो एंट्री में कैसे कन्वर्ट होगा वो भी सिखाया। आप मास्टर हो जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। तो आइए जरा अब मैं दिखाता हूँ गोल्डन रूल्स जो हमारे पास है ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है। पर्सनल यानी कि जो लोग हैं कहते हैं कि डेबिट द रिसीवर, जो भी लोग कुछ रिसीव करेंगे हम उनको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर, जो जो लेने वाला है वो हमेशा डेबिट होगा, जो देने वाला होगा क्रेडिट करेंगे, है ना। रियल में कहते हैं कि डेबिट, रियल मतलब कि एसेट, अगर एसेट आएगा डेबिट वर्ड कम्स इन, एसेट आएगा बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। अगर एसेट हमारे पास से जाएगा घटेगा तो हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, है ना। एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो हमारे पास बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे जी डेबिट करेंगे। सेम वही चीज़ चल रहा है, एक्सपेंसेस लो से आपका डेबिट मतलब बढ़ा तो डेबिट करेंगे ये, और ये आपका अगर इनकम गेन आपका है वो बढ़ा तो हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, एंड उल्टा हो जाएगा अगर ये डिक्रीज करते हैं तो, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज़ चल रहा है। वही यहाँ भी देखो आपका रियल मतलब कि जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंस है जब वो इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और आपका ये घटेंगे तो क्या करेंगे जी, या फिर इनकम तो हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। आप इसको देख लेना, मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ। अब आइए जरा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए एमसीक्यू के लिए मैं इंडेप्थ जा रहा हूं कि कोई भी बदमाश एग्जामिनर एमसीक्यू में क्वेश्चन बनाता है तो मेरे जो बच्चे हैं यानी कि आप उसको अच्छी तरीके से पहले से समझे। फॉर्मेट कंटेनिंग आपका देखो जनरल एंट्री क्या बता रहा है। जब भी हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं ना, जो फॉर्मेट आपका होता है, फॉर्मेट में अभी आपको एंट्री नहीं करना बट फॉर्मेट में नाम आपको ध्यान रखना है, उसमें टोटल आपके 5 कॉलम्स होते हैं बच्चे। एक आपका कॉलम होता है डेट कॉलम, मैं आपको दिखा दूं कुछ इस तरीके का वो दिखता है आपका, ये जैसे देखिए आप यहाँ पे। एक हमारा कॉलम क्या होता है डेट का आपका होता है, डेट, जिसमें कि आपको पता ना कि जर्नल एंट्री जो हम पास करते हैं ये हमारा जर्नल के अंदर कवर होता है, और जर्नल में जो भी एंट्री करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज एंट्री होता है, तो एक तो कॉलम आपका डेट का हो जाएगा। फिर आपके पास अगला कॉलम क्या आता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के अंदर में हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री पास करते हैं, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मोहन टू सोन, जो भी हम एंट्री करते हैं वो जनरल एंट्री में। फिर होता बच्चे वोचर नंबर। वोचर नंबर का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने रेंट पे किया है, तो रेंट जो पे किया है वो किस उस वाउचर का, हर एक जब कोई पेमेंट होता है ना या कुछ होता है तो आप वाउचर कैश मेमो इनवॉइस सब करते हो तो उसका नंबर होता है एक, एक्चुअली हर एक का एक उसका क्या होता है एक नंबर होता है, तो वो नंबर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, ताकि कल को अगर जानना हो कि यार ये जो एंट्री हमने किया हुआ है इसका वाउचर नंबर क्या है, तो उस वाउचर नंबर का देखकर फिर उससे हम एंट्री को रिकॉन्साइल कर लेते हैं कि हाँ जी वो एंट्री उस चीज़ की है। कोई हमारा सीनियर ही कुछ मांगता है कि बताओ ये एंट्री किसी के पास की है जी, तो सर ये वाउचर नंबर का वो अपने तिजोरी से निकाल के उसको दिखा देते हो, तो वोचर नंबर होता है। फिर एक कॉलम होता है लेजर फोलियो का। आप जानते हैं कि जो भी हम जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करते हैं, जर्नल के बाद फिर कहाँ जाएगा वो लेजर, सेकेंडरी रिकॉर्ड के अंदर में। तो जब लेजर हम पोस्टिंग करते हैं ना बच्चे, तो उस केस में वो कौन से लेजर, हर एक लेजर का भी याद है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने बताया था कि हर एक लेजर का भी एक नंबर दिया रहता है, तो जिस लेजर में इसकी पोस्टिंग होगी उसका नंबर यहाँ पे होता है लेजर एलएफ यानी कि लेजर फोलियो में, ठीक है ना। और फिर हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, एक आपका डेबिट का और एक क्रेडिट का। डेबिट का मतलब जो अमाउंट डेबिटेड होगा और क्रेडिट यानी कि जो अमाउंट क्रेडिटेड होगा। तो इतने सारे कॉलम आपके होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इससे भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू के लिए कि अगर एग्जाम में आ जाए कि जरा बताओ वाइल पासिंग जर्नल एंट्री कौन सा आपका ऐसा इसमें कॉलम है जो कि आपका इस डेट पे, मतलब जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ हम उस दिन पे वहाँ पे उसमें हम वो नहीं फिल करते। तो मेरे बच्चे पता है क्या होगा, जिस दिन पे ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन पे ये तो लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, ये भी, लेकिन लेजर फोलियो वाला जो होता है उस दिन फिल नहीं होता।
लेजर फोलियो यहाँ पे, क्योंकि आप ये जर्नल एंट्री किस लेजर में पोस्टिंग की है, किस लेजर में, वो तो तब पता चलेगा जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको दे दिया। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि एग्जामिनर किसी तरीके से परेशान करे। नोट कि ऑल द कॉलम्स आर फिल्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द ट्रांजेक्शन, सारे कॉलम एक्सेप्ट द कॉलम कौन सा, लेजर फोलियो। दिस इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इनटू लेजर, जब इस ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं। अगर सेम डे पोस्ट कर दिया तो सेम डे हम इसको फिल कर देंगे जी। अगर आपने बोला कि नहीं जी हम एक वीक में हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, तो एक वीक के बाद जिस लेजर में पोस्ट किया उसका आपका नंबर यहाँ लिखा जाएगा। तो मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, ये आपके रियल लाइफ में जाओगे। अब रियल लाइफ में सब होता ही नहीं है, वो तो अब सॉफ्टवेयर का ज़माना आ गया है, फटाफट ऐसे करो एंट्रियाँ हो जाती है। बट एनीवे आपको मैं बता दूं कि अगर एग्ज़ाम में आपके पास है कि कौन सा इसमें कॉलम आपका एट द टाइम ऑफ आपका मेकिंग ट्रांजेक्शन फिल नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, लेजर फोलियो। एग्जाम में पूछ दे कि जरा बताओ जी आपका जर्नल एंट्री के अंदर में कौन कौन से इनमें से कॉलम हैं, तो आपका ये भी नाम रहेगा, ये भी रहेगा, मान लो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो लिख देना ऑल में आपका, है ना। तो जैसे भी क्वेश्चन बने आपको बस पता होना चाहिए। मैं इनमें एमसीक्यू कैसे बन सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। मैंने हर एक पूरे स्टडी मेट में जो भी एमसीक्यू बन सकता है सब मैंने कवर किया है उस चैप्टर के एंड में। आप आइए ना, एंजॉय कीजिए मेरे साथ। तो ये हमने क्या क्या आपको बता दिया जर्नल एंट्री के बारे में। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पता होना चाहिए। एक होता है क्या, सिंपल जर्नल एंट्री। आप जानते हो सिंपल जर्नल एंट्री किसको बोलते हैं? सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब होता है बच्चे, जिस जर्नल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही नाम होंगे। जैसे मान लो हमने कहा रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, मान लो 2000 का आपका रेंट है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री का मतलब होता है वो एंट्री जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही नाम दिखेंगे, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, हम उसको बोलेंगे क्या जी, सिंपल जर्नल एंट्री। और बताओ कोई नाम, जैसे कैश टू कैपिटल हो गया, है ना, ड्राइंग्स टू परचेज हो गया, कोई भी ऐसा नाम अगर आपको दिखता है तो सिंपल जर्नल एंट्री होगा, कोई डाउट नहीं सर। कंपाउंड एंट्री क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है कि जहां पे इसमें दो नाम नहीं, दो से ज्यादा नाम होंगे। दो नाम तब तो सिंपल बोल दूंगा, दो से ज्यादा नाम अगर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री आपका। अब देखो जरा, जैसे कि मैं बात करूं कि आपका ये देखो गोपाल टू कैश टू डिस्काउंट, बताओ दो ही नाम है यहाँ पे, दो से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, ये हमारा आपका कंपाउंड एंट्री हो गया। कोई डाउट इसके अंदर बच्चे? नहीं सर। पता ये सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, ये जो जनरल एंट्री हो गया, ये तो कोई भी एंट्री होगा, या तो सिंपल होगा या कंपाउंड होगा, आप समझ गए। अब आइए जरा हम आते हैं कि एक होता है ओपनिंग एंट्री। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, ये हमारा रहा पिछला साल, मान लीजिए पिछला साल आपका रहा था 2025 और ये रहा हमारा करंट ईयर यानी कि 2026। मुझे बताइए कि पिछले साल के एंड में, मान लो ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, मान लो आपका ऐसे 31 मार्च को भी हो सकता है, मान लो 31 दिसंबर को, तो अगर ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2025 को, तो 31 दिसंबर 2025 को जब आपका ईयर एंड हुआ था, तो मुझे ये बताओ जरा, आप मुझे ये बताओ कि जब आपका इस दिन पे ईयर एंड हुआ था 31 दिसंबर 2025 को, तो वहां पे जब हमारा ईयर एंड हुआ था, तो इस साल के कौन कौन से ऐसे नाम होते हैं जो इस साल ही खत्म हो जाते हैं? तो आपको पता होगा एक्सपेंस रेवेन्यू यानी कि नॉमिनल अकाउंट, वो क्या होते हैं जी, इस साल का जो भी आपका एक्सपेंस रेवेन्यू होता है, इस साल के एंड में हम जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं उसमें लाके उसको एंड कर देते हैं। क्लियर ना? बोलो हाँ ये सर। लेकिन जो नाम करंट ईयर से बचे अगले साल जाते हैं, वो कौन से नाम होते हैं? बैलेंस शीट वाले, एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी। तो पता है क्या होगा कि इस साल जो भी हमारे पास एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी बच गए ना, उनको हम क्या करेंगे, अगले साल जब लेकर आते हैं तो अगले साल के स्टार्टिंग में वी पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री बस होता क्या जी, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस को अगले साल लेकर आने के लिए। तो पिछले साल के जो बैलेंसेज होंगे उनको अगले साल लाने के लिए हम क्या पास करते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री। और वो जो ओपनिंग जर्नल एंट्री होगा ना बच्चे, वो कुछ इस तरीके से आपका होता है। देखो ना, यहाँ पे जितने भी आपके पास एसेट्स आएंगे उन सारे एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिंपल सा तरीका, एसेट्स जितने भी हमारे पास स्टार्टिंग में है सब बढ़े हुए हैं। बोलो हाँ, अगर यहाँ पे कैश मेरे पास 10,000 है तो 10,000 ऑलरेडी वो इंक्रीज पे है, पिछले साल से आ रहा है, इस साल तो कुछ नहीं हुआ। मशीन पिछले साल से 2 लाख आ रहा है तो 2 लाख ऑलरेडी इंक्रीज पे है। और हम जानते हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं उन सब का इंक्रीज क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट में इनका बैलेंस हमेशा आएगा।
आपको जैसे समझना वैसे समझ लो। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट में आपका आएगा। फिर आप क्या करोगे, पिछले साल के एंड से अगले साल क्या आ गया, कैपिटल एंड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट आपका होता है। तो ओपनिंग एंट्री में सिंपली एग्जाम में आ जाए विच एंट्री वी पास टू आपका ब्रिंग ऑल द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर टू द एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। तो हम क्या उस एंट्री को बोलेंगे, ओपनिंग एंट्री कहेंगे। याद रहेगी बात ना बच्चे, बोलो हाँ यस सर। तो ये हमारा ओपनिंग एंट्री होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ओपनिंग एंट्री है, अगर मैं बोलूँ कि जरा बताओ ये सिंपल है या फिर कंपाउंड, तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा नाम यूज हो रहे हैं। तो सिंपली इन ये क्या है जी, कोई भी एंट्री होगा ना, ये जैसे ओपनिंग एंट्री कर रहे हो आप, यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, जो भी एंट्री करोगे या तो वो सिंपल होगा, मतलब उसमें 2 ही नाम होंगे, या 2 से ज़्यादा नाम होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो हमने ओपनिंग एंट्री का मतलब भी आपको बता दिया। अब आइए जरा, अच्छा ये ओपनिंग एंट्री हम कहाँ पास करते हैं, नो डाउट कि जर्नल प्रॉपर में, है ना, जर्नल प्रॉपर, क्योंकि सब्सिडरी बुक में तो आएगा नहीं। सब्सिडरी बुक को हम क्या बोलते हैं जी, स्पेशल जर्नल, उसमें तो आएगा नहीं। ये हमेशा क्या होगा, ये एंट्री कहाँ पास किया जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। बच्चों को ये पता ही नहीं होता, मैं बिलीव कीजिए, मैंने देखा हुआ जब आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं तो आप इतने गंदे गंदे मिस्टेक्स करते हो ना, जो कि 11th क्लास का बच्चा भी नहीं करता। तो बेसिकली क्या है ना, हम लोग सोचते हैं कि फाउंडेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बस पास होने के लिए, जबकि फाउंडेशन का मतलब होता है बेस को स्ट्रॉन्ग करना। तो एक्चुअली आप फाउंडेशन, यू आर नॉट ओनली टू पास द एग्जाम बट टू मेक द प्रॉपर बेस, फाउंडेशन उसको बोलते हैं। तो हम उसी पे काम कर रहे हैं आपके लिए, कोई डाउट ना, नहीं सर। अब आइए ना, अब मैं आता हूँ आपके पास क्या जी, ट्रांसफर एंट्री। आपका ट्रांसफर एंट्री, देखो ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे अब देखो आपको आप पता होगा कि ये अगर ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, मान लीजिए करंट ईयर आपका 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बस मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ एंट्री के साथ कि उसको हम बोलते क्या है। पता है बच्चे क्या होता है, अपना पूरे साल आपने क्या किया, जब जब ऑनर ने बिजनेस में पैसा दिया, जब जब ऑनर ने बिजनेस में पैसा दिया, तो आप पता क्या करते हो, कैपिटल बढ़ाते हो, कैपिटल। तो हम लोगों ने क्या किया, जब जब ऑनर ने पैसा इस पूरे टाइम पीरियड में दिया ना, तो हमने कैपिटल बढ़ाया, कैपिटल बढ़ाया। तो मान लो आपका ये उसने क्या किया, स्टार्टिंग में इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ, ऑनर ने आपका 2 लाख बिजनेस में डाला, तो हमने क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए, मान लीजिए आपका ये हुआ। फिर ऑनर ने क्या किया जी, आपका 1 लाख रुपए बिजनेस में एडिशनल कैपिटल दिया, तो हम क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपीज एंड 2 कैपिटल अकाउंट। हम लोग बार बार क्या करते हैं, कैपिटल को बढ़ाते चले जाते हैं। मान लो ऑनर ने क्या किया बच्चे, इसी बीच में कुछ ड्रॉइंग्स किया, है ना, बिजनेस से पैसा घर लेके चला गया, तो हम एंट्री क्या करते हैं कि एक तरीका होता है ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एक तो ये तरीका होता है, एक तरीका होता है कि ड्राइंग्स ना करके कैपिटल का नाम ही लिख दो। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल का नाम लिख रहा हूँ तब तो कैपिटल ही ऑलरेडी प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन अगर हमारी पॉलिसी एक नहीं जी, पूरे साल में जितना भी ड्राइंग्स होगा हम उसको अलग से पहले ड्राइंग्स अकाउंट में इकट्ठा करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपका मान लीजिए 20,000 रुपीज़ का आपका ड्राइंग्स हुआ, तो हमने वो दिखा दिया। सुनो ना मेरी बात, जब साल का एंड आएगा और कोई पूछे कि साल के एंड में जरा बताओ आपका कैपिटल कितना है, तो हम लोग पता क्या करते हैं, 2 लाख पहले से था, 1 लाख हमारा यहाँ पे है, और उसमें से आपने कितना ड्राइंग्स कर लिया, 20,000, ये ड्राइंग्स कर लिया ना। तो मेरे बच्चे कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है, तो अब हमें साल के एंड में क्या होता है ना, इस ड्राइंग्स को कैपिटल से आपका एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पास करते हैं ट्रांसफर एंट्री। मतलब जो चीज़ एक्चुअली पूरे साल में ही कैपिटल अकाउंट से माइनस होना चाहिए था, बट हमने कैपिटल अकाउंट से माइनस नहीं किया है, हम साल के एंड में डिसाइड करते हैं कि हम उसको कैपिटल से माइनस करेंगे। तो ऐसी एंट्री के लिए हम यहाँ पे क्या पास करते हैं कि भैया हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, कितने से जी, 20,000 रुपये से, और हमने ड्राइंग्स को क्या क्या हटा दिया, ड्राइंग्स को एक्चुअली हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ड्राइंग्स को हमने क्या किया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। फॉर दिस पर्पस वी पास आपका ट्रांसफर एंट्री। आपका कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। तो ट्रांसफर एंट्री कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, जब भी कोई ऐसे दिमाग में लेके चलना, कोई चीज़ पहले से चल रहा था, वो हमें लग रहा था कि पहले ही कैपिटल से माइनस कर देना चाहिए था, और हमने अभी तक माइनस नहीं किया है, हम साल के एंड में उसमें से माइनस करते हैं, तो ऐसे नाम यूज करते हैं। इसके बहुत कम एग्जाम्पल दिखेंगे एग्जाम में, अगर आएगा भी ना तो बस इसी पे ड्राइंग्स पे ही बात करेगा और ज़्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं, तो आप चिंता नहीं करना, ट्रांसफर एंट्री हो गया, ठीक है ना। नाउ कम टू एडजस्टमेंट एंट्री। मेरे प्यारे बच्चों, आप
पता नहीं बचपन में पढ़े हैं तो ठीक, अदरवाइज मैं आगे आपको कराऊंगा। जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर में ये ट्रायल बैलेंस दिया रहता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे में कुछ हमें एडजस्टमेंट्स आपको देते हैं, एडजस्टमेंट्स। तो ये जो एडजस्टमेंट्स आपको नीचे में देते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि उनको इनके साथ एडजस्ट करके हम आगे का बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, है ना। हमने यहाँ ट्रायल बैलेंस में कहता है कि यार वेजेज जो हमने पे किया वो मान लो कि आपका 10,000 का अमाउंट है, और नीचे कहता है कि आउटस्टैंडिंग है वेजेज आपका 1,000 रुपये अभी और पे करना बाकी है, तो 10 + 1 हमारा कितना 11,000। तो इसको हम क्या करते हैं और इसमें ऐड करते हैं। इन सबको काम करने के लिए हम कौन सी एंट्री पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। वो आपका प्रीपेड को प्लस माइनस करना, आपका आउटस्टैंडिंग को प्लस माइनस करना, मतलब एक्रूड, प्रीपेड, अनअर्न्ड, एडवांस, इन सबको प्लस माइनस करने के लिए, है ना। साल के एंड में हमें क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करना मशीन पे, तो डेप्रिसिएशन ये सब एडजस्ट करने का काम होता है। तो वी पास एडजस्टमेंट एंट्री। याद रहेगी बात आपका, यस सर। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको यहाँ पे मैंने बता दिया ना। रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये भी हम आगे सीखेंगे। ऐसे थोड़ा सा बता दूं, हमने जो अकाउंट्स अभी तक बनाया है, जो ट्रायल बैलेंस में लिखा है, जो अकाउंट्स बनाया अभी तक, उनमें कुछ एरर है, कुछ गलतियां हैं। हमारे अकाउंटेंट जो बदमाश था वो हमारे सीओसी का बच्चा नहीं था, उसने कुछ गलती कर दी, चाहे वो प्रिंसिपल की गलती हो, चाहे कैलकुलेशन की गलती हो। हम उनको सुधारने के लिए जो एंट्री पास करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री, आपका रेक्टिफिकेशन करने की एंट्री। एंड क्लोजिंग एंट्री, बहुत ध्यान से, बच्चों को नहीं पता होता है, एग्जाम में आ गया, बताओ कि ओपनिंग एंट्री में कौन कौन से नाम यूज किए जाते हैं। तो मेरे बच्चे, ओपनिंग एंट्री में एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, इसके सिवाय चौथा और कोई नाम नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सपेंस रेवेन्यू जो है ना वो ओपनिंग एंट्री में नहीं आ सकते। ओपनिंग एंट्री मतलब जो पिछले साल से बैलेंस आ रहा है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। तो ओपनिंग एंट्री में क्या क्या नाम आ सकता है, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं आ सकते। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मेरे बच्चे, जो क्लोजिंग एंट्री होता है ना, मुझे बताइए कि अगर ये हमारा करंट ईयर है, ये करंट ईयर है और ये हमारा अगला साल है, तो किनको हम इसी साल में क्लोज कर दे रहे हैं, उनको हम अगले साल नहीं लेके जाते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? नॉमिनल, एक्सपेंस रेवेन्यू, एक्सपेंस रेवेन्यू, एक्सपेंस रेवेन्यू। तो एक्सपेंस रेवेन्यू को इस साल के एंड में क्लोज करने के लिए वी पास क्लोजिंग एंट्री। अब जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता दूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझसे करो या ना करो, बट मैं रियली में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं आपको दिखा भी दूँ कि जैसे सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, लीगल चार्ज को हम क्या करते हैं जी, प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो हम याद है ना आपको कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट या फिर जब आप प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या जी, आप लिखते हैं टू सैलरी, आप यहाँ लिखते हैं रेंट। कई सारे बच्चे डाउट सेशन टाइम पे पूछते हैं कि सर ये टू सैलरी, रेंट, ये सब तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? अरे बदमाश, वो डेबिट क्रेडिट का रूल ना ड्यूरिंग द ईयर जब वो ट्रांजेक्शन होता है उस दिन के लिए होता है आपका। साल के एंड में तो जितने भी एक्सपेंस है सबको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे, उनको क्लोज करके हटाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये आपका क्लोजिंग एंट्री होता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, ये नाम आपका है ना। ये कमीशन रिसीव है ना, इनकम साइड होगा तो क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट लॉस। ये क्लोजिंग एंट्री होता है। तो क्लोजिंग एग्जाम में आ जाए कि क्लोजिंग एंट्री वी पास फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, विच टाइप ऑफ अकाउंट, आपका कौन से अकाउंट के आइटम्स उसके अंदर में होते हैं। तो सिर्फ नॉमिनल, एग्जाम में नॉमिनल कह देगा, रियल कह देगा, पर्सनल कह देगा, और भी उल्टा सीधा कह देगा, ऑल कह देगा। आप बोलना भैया क्लोजिंग में सिर्फ नॉमिनल का नाम आता है। ओपनिंग में कौन सा नाम आएगा, एसेट्स, लायबिलिटी का, उसमें एक्सपेंस रेवेन्यू नहीं आते। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो मैंने ये भी आपको बता दिया। अब आइए जरा, जैसे कि कुछ हम देखें कि आपका कैसे हम पहचानेंगे जी इसमें। जैसे कि आप मुझे बताओ ना, आप ऐसे मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिया है क्योंकि आप फटाफट इसको अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए बिना सॉल्यूशन को देखे बगैर। ये लीजिए, आप मुझे बताओ रेंट आउटस्टैंडिंग। अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आप मुझे बताओ रेंट आउटस्टैंडिंग जो है, वो मैंने पूरा दिया है। हाँ, आपको ना मुझे सिर्फ 3 अकाउंट के नाम बताना है। मुझे लिखना चाहिए था कि आप मुझे बताओ कि जो नाम लिख रहा हूँ क्या वो पर्सनल है, पर्सनल में वो आर्टिफिशियल है, लीगल है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। पर्सनल है, वो आपका रियल है या फिर वो नॉमिनल है। क्योंकि आपके एग्जाम में तो MCQ आएगा, वो ऑप्शन में दिया रहेगा कि बताओ कि रेंट आउटस्टैंडिंग वो ये है या फिर कुछ भी नहीं है, तो किस में टिक मार्क करोगे। तो मुझे बताओ रेंट आउटस्टैंडिंग हम किसको बोलेंगे? हम बोलेंगे पर्सनल को।
बोलो ना बदमाशा। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिसको मैं रेंट पे करना है, वो लोग यानी कि अगर मैं और इन डेप्थ जाऊं तो इसको क्या बोलूंगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आपका। बोलो हाँ, यस सर। जरा मुझे बताइए कि कैपिटल क्या बोला जाएगा, अगेन आपका क्या हो गया, पर्सनल। और पर्सनल में क्या हुआ, तो रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी हम ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये तो आपका रियल हो गया आपका। अब मैं आपसे देखता हूँ, छोड़ो अभी, मुझे बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आपका रियल है, लेकिन रियल में हमने दो क्लासिफिकेशन किया था, एक आपका टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। बताओ क्या बोलोगे, सर टेंजिबल कहोगे। तो एग्जाम में देखूंगा एमसीक्यू में क्या पूछता, हम उसके हिसाब से जवाब देंगे। फिलहाल मैं अभी आपके दिमाग में सारी बातें रिकॉल करा रहा हूँ। सेल्स टैक्स पेबल हमें पे करना है, ये वो लोग हैं जिनको पे करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये सब आपका रिप्रेजेंटेटिव से बच्चे आपका, जिनको कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हाँ ये क्या, वो आर्टिफिशियल होगा चाहे वो नेचुरल होगा, जब उनको दोनों में से किसी को भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाम यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका। तो ये है क्या, एक तो आपका इसमें पर्सनल है, पर्सनल में भी क्या रिप्रेजेंटेटिव में चला जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब क्या, नॉमिनल बोलेंगे हम लोग। ट्रेड रिसीवेबल क्या है जी, डेटर्स है, डेटर्स वो लोग, नेचुरल आपका यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर आपका बैंक फिक्स डिपॉजिट। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट। एक्चुअली जो बैंक है ना, हम उसको क्या ट्रीट करें, क्योंकि बैंक एफडी क्या है जी, बैंक के पास ही है। तो इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मेट में बहुत ही अच्छा गेम खेला है। वो बोलते हैं कि यार इस झगड़े में पढ़ेंगे नहीं कि बैंक क्या होता है, क्योंकि आप 12 क्लास में इसका एक अलग ट्रीटमेंट है, सीए में अलग ट्रीटमेंट है, हमारे सीएमए में अलग है, कुछ लोग अलग बोलते हैं, कुछ लोग अलग बोलते हैं। तो आप वही काम करना जो आपके संतोष सर बोलते हैं। और बैंक जो है ना बच्चे, बैंक चाहे वो कैशड बैंक कह दे, चाहे एचडीएफसी बैंक कह दे, चाहे एसबीआई बैंक कह दे, चाहे बैंक एफडी कह दे, सभी समझ लेना कि बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा बैंक। और बैंक हमारा क्या है जी, वो आर्टिफिशियल पर्सन है ना। एचडीएफसी बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बोलो ना, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, ये नेचुरल पर्सन तो नहीं है, कानून के अंदर में क्रिएट किए हुए आपका पर्सन आपका है। तो बैंक को लेके कुछ भी कहेगा, आप कह देना क्या, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं जी, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। आपका ये में ये कैश, ये रियल अकाउंट है ना, ये रियल अकाउंट हमारा हो गया। और रियल में क्या, तो टेंजिबल कह देंगे, कैश देखते हैं ना। बैडर्स हमारा क्या है, नॉमिनल आपका है। फिर आइए आपका डेप्रिसिएशन क्या है, नॉमिनल आपका हो गया, एक्सपेंस हो गया। ड्राइंग्स हमारा क्या हो गया, ये हमारा पर्सनल हो गया। और पर्सनल में हम किसको बोलेंगे, तो ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है ओनर को ही, तो रिप्रेजेंटेटिव्स में चला जाएगा अगर इतना डिटेल में पूछेगा तो। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन बैंक ना, तो बैंक कुछ भी कह देगा बच्चे, बैंक को हमेशा हम क्या बोलेंगे, आपका यहाँ पे पर्सनल बोलेंगे। और पर्सनल में कौन सा आपका, तो बैंक रिप्रेजेंट, ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये आर्टिफिशियल में चला जाएगा जो पूछते आपका। तो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में दिखा दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, अगर नाम लेके बोलता है कि बताओ जी इसमें क्या है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में तो 5 ही नाम है, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। आप बता सकते हैं ये क्या है, लायबिलिटी है, ये क्या है, एसेट हमारा है, ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारा क्या है, एसेट है, बैंक में पैसा हमारा, ये हमारा एसेट है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा क्या है, कैपिटल, खुद ही बोल दिया बदमाश। लायबिलिटी है, एसेट है, एक्सपेंस है, ये हमारा आपका कैपिटल है, कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, और अगेन हमारी लायबिलिटी है। इन्हीं बातों को मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है। ये देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में ये क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको सबके बारे में। देखो फिक्स बैंक के नाम का कुछ भी होगा तो हम पर्सनल को बोलेंगे आपका। और आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या है वो भी मैंने बता दिया। एग्जाम में जो भी पूछेगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। अब मैंने सोचा कि क्या इन बच्चों को थोड़ा एंट्री भी दिखा दें, तो क्योंकि मेरे बच्चे ये फास्ट ट्रैक है, ये मैराथन है, ये रेगुलर क्लास भी है, जिसमें कि आप में से कोई भी बच्चा किसी भी लेवल में उसको ठीक से समझ जाए। तो मैंने कुछ एंट्रीज भी आपको दिखाए हैं। एंट्रीज एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, आप जानते हैं, लेकिन एंट्री एमसीक्यू में कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और क्या वो चालाकी का गेम खेलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आप थोड़ा 5 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं। जो 11वीं 12वीं क्लास में नहीं थे आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर जो एंट्री सिखाते थे, वो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ जो आपके काम की है। कहता है कि भैया सीओसी एजुकेशन एक कंपनी है, आप तो नाम पता ही है, उसके लिए एंट्री पास कीजिए। कहता है कि परचेज मशीनरी इतने का और कैश में पेमेंट किया तो मशीन बढ़ गया, मशीन हमारा एसेट्स है, बढ़ना डेबिट करेंगे। आपको वो डेबिट वार्ड कम्स इन गोज आउट, तो उसके हिसाब से एंट्री सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिससे अच्छा लगता है उससे एंट्री कीजिए। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ पर्सनल अकाउंट, आपका वो अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न, मैं मॉडर्न जमाने का लोग हूँ।
तो आप जो भी करें। कैश पे किया, कैश चला गया, तो ये एंट्री हमारी हो गई। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ही कॉलम दिखाया, बट एक्चुअली में यहाँ पे और भी होता है। जब कॉलम के बारे में पूछेगा तो MCQ में उसके हिसाब से जाएंगे। यहाँ तो बस एंट्री आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने इतनी कॉलम लिखे। कहता है कि फर्नीचर हमने 7 लाख का पे किया, परचेज किया, 3 लाख कैश में पे किया, बाकी चेक। तो फर्नीचर हमारे पास कितने से बढ़ गया? 7 लाख, 7 लाख बढ़ा देंगे। जितना हमने कैश में पेमेंट किया, कैश में एंट्री दिखाइए, जितना हमने बैंक से पेमेंट किया, बैंक में एंट्री दिखा देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कहता है कि कैश हमने बैंक में जमा किया। मेरे प्यारे बच्चों, जब कैश बैंक में जमा करोगे तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ गया तो बैंक एसेट्स बढ़ना, डेबिट और क्रेडिट आपका। ये कैश बुक अभी आगे आएगा, मैं बता दूं, आपको पता होगा 12वीं 11वीं क्लास के अगर प्यारे प्यारे सर थोड़े बहुत अगर आपको याद है तो जिस ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश होता ना, ऊपर में बैंक नीचे में कैश, या वाइस वर्सा, बट ऊपर नीचे होना चाहिए। हम ऐसे एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते थे। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, तो नहीं याद तो कोई बात नहीं, वो भी मैं बताऊंगा ना आपको कैश बुक के रिवीजन में। बट ये कॉन्ट्रा एंट्री होता है बच्चों, पता है ना। सुनो ना मेरी बात, ये देखो आपका 4th में कहता है कि इक्विपमेंट परचेज किया 2 लाख का ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम ब्रदर्स। हमने अगर इक्विपमेंट परचेज किया, एसेट्स बढ़ गया। अगर हमने क्रेडिट पे लिया है, बहुत ध्यान से बात, क्रेडिट पे लिया है, किससे लिया है, नाम बताए तो नाम से एंट्री करना। नाम ना बताए ना तो आप इसको वेंडर कहना, वेंडर कहना, वेंडर, वेंडर कहना, वेंडर, है ना। जिससे हम कोई एसेट परचेज करते हैं क्रेडिट में, हम उनको वेंडर कहते हैं। तो नाम बताएगा तो नाम, अदरवाइज वेंडर आपका। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में आ गया कि विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अगर नाम दिया रहेगा तो नाम में टिक मार्क करेंगे, नहीं तो वेंडर दिया रहेगा वेंडर में टिक मार्क करेंगे। क्रेडिटर मत बोल देना। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट पे, इनको नहीं, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आइए जरा यहाँ पे 3rd देख लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे कुछ मैंने एंट्री आपको अब एक्सपेंस जुड़ी हुई बताई हुई है। हमने कहता है कि रेंट पे किया। रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस होता क्या है जी? जिसका हम करंट ईयर में बेनिफिट ले लेते हैं, हम उसको एक्सपेंस बोलते हैं। जिनका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे बच्चे, हम उसको एसेट बोलते हैं। तो जिनका भी बेनिफिट करंट ईयर में, हम उसको एक्सपेंस। अब हमने रेंट पे किया तो हमने करंट ईयर का बेनिफिट ले लिया और लैंडलॉर्ड को हमने क्या किया? रेंट पे कर दिया। तो रेंट को हम क्या करेंगे? एक्सपेंस हमारा बढ़ना, डेबिट होगा। अगर कैश में पे किया तो 2 कैश कह देना, चेक से पे किया तो 2 बैंक कह देना, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लो मैंने नहीं लिखा क्या यहाँ पे, 2 कैश या 2 बैंक अकाउंट। मैं दोनों ऑप्शन दे देता हूँ, कोई एक ही होगा। कैश में पेमेंट हुआ तो 2 कैश, बैंक से पेमेंट हुआ तो 2 बैंक अकाउंट आपका। कहता है कि सैलरी आपका यहाँ पे नंबर 2 में देखिए, हमने सैलरी पे किया यहाँ पे क्या जी? बैंक से। तो ठीक है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, और बैंक से पैसा गया तो बैंक आपका 2 बैंक अकाउंट। ये लीजिए, आप जैसे भी एंट्री सोच लो, बनेगा तो यही ना बच्चे। एग्जाम में पता है ये क्या पूछेगा? देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, सैलरी पेड बाय चेक, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर में कौन सा अकाउंट को हमने क्रेडिट में लिखा है। क्रेडिट कहेगा तो क्रेडिट में, डेबिट कहेगा तो डेबिट में, वो आपको सोचना पड़ेगा। अभी दिखाऊंगा, मैंने क्वेश्चन तैयार किया हुआ है। सैलरी कहता है कि 30,000 अभी भी पेबल है। मेरे प्यारे बच्चों, सैलरी 30,000 स्टिल पेबल का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने एम्प्लॉय से काम ले लिया, और अगर आपने काम ले लिया है यानी कि हमने बेनिफिट ले लिया, यानी कि हमारा एक्सपेंस हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है, हम उसको डेबिट कर देते हैं, है ना। और क्योंकि अभी हमें पेमेंट करना है, अगर हम पेमेंट कर दिए होते तो हम कैश लिखते जी, अगर बैंक से पेमेंट किया तो बैंक लिखते। लेकिन अगर हमें अभी सैलरी पे करना है, किसको पे करना है? उस एम्प्लॉय को। तो उस एम्प्लॉय को, वो पर्सनल है, हम उसको यहाँ पे अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। हम एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखते क्योंकि हजारों एम्प्लॉय होते हैं, तो हम क्या बोल देंगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। लेकिन आप जानते हो कि ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको हमें पेमेंट करना है। तो ये कोई पूछ दे कि ये कौन सा नेचर है जी, तो कहना कि वो पर्सनल है। पर्सनल में कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव आपका। और ये सैलरी बोलेगा तो हमारा नॉमिनल है। तो ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये 3rd में हमारा चला गया। इसमें कोई डाउट मेरे बच्चे? नहीं सर। 4th में आओ ना। 4th में वेजेज पे किया 12,000। हमने वेजेज कितना पे किया? 12,000। और अभी भी स्टिल पेबल कितना है? 8,000। तो 12,000 पे कर चुका हूँ, 8,000 अभी पे करना बकाया है। 12,000 पे कर चुका हूँ। मुझे बताओ, मैंने करंट ईयर में जो हमारे वर्कर्स थे उनसे मैंने काम लिया, और कुछ लोगों को काम करके मैंने 12,000 पे कर दिया, और अभी 8,000 पे करना बकाया है। तो टोटल काम कितने का लिया?
20,000 का। एक्सपेंस हमारा कितना हुआ 20,000। 20,000 में पे कितना कर दिया 12,000 टू कैश अकाउंट। कैश में तो कैश, बैंक से तो बैंक, जो भी बोलेगा, अदरवाइज कैश में पेमेंट कर दिए। और जो अभी पेबल है बच्चे, जो भी पेबल है यानी कि वो लायबिलिटी बन गया, वो वर्कर्स जिनको पे करना है हम उनको लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे। तो फोर्थ में देखो आप, अच्छा लगेगा, वेजेज अकाउंट आपने डेबिट किया और हमने जो पे कर दिया, जो हमने पे कर दिया वो टू कैश जो पे करना है उसको हमने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। मुझे कोई बताएगा, दुनिया वाले पूछ दे कि ये किस टाइप का अकाउंट है, तो क्या बोलोगे पर्सनल। पर्सनल में किसको कैसा है जी, तो रिप्रेजेंटेटिव है बदमाश, रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोग नहीं, ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोग किसको बोलेंगे, राम मोहन सोहन, संतोष सर, ये बदमाश, वो बदमाश नहीं, इस सबको हम बोलेंगे। तो ये आपका हो गया। और ये हमारा क्या है, नॉमिनल है, ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। कोई डाउट नहीं सर। पांचवा कहता है, पांचवा पढ़ना, 45,000 आपने क्या किया जी, पे किया है टोटल, जिसमें से 25,000 कैश में, बाकी चेक में। तो यार 45,000 हमने टोटल रेंट पे किया है 25 में और बाकी कैश में, तो एक्सपेंस तो हमारा 45 हुआ ना, चाहे कैसे भी पे करें 45, जो कैश में पे किया, टू कैश जो बैंक से हुए। पता नहीं सब बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ, लेकिन मेरा फर्ज है बच्चे कि आपको एक एक चीज़ बता के सिर्फ फाउंडेशन पास ना कराऊँ। मैं इंटर में जब हम आएंगे ना, तो इंटर में क्या होता है कि इन डेप्थ अकाउंटिंग होती है। इंटर में अब आपको वहाँ पे ये समझाने का समय थोड़े किसी के पास होगा कि रेंट अकाउंट क्यों डेबिट किया, ये क्या किया, तो वो समझ लो यहाँ पर जितना समझना है, बाकी चीज़ें और इसको और डिटेल में समझना, तो मैंने कहा ना संपूर्ण जर्नल एंट्री, बाकी आपकी मर्जी। आओ ना, फिर कहता है आपका यहाँ पे ये देखो ना, आपका कहाँ चला गया, ये फर्म पे 20,000 सैलरी टू राम एन एम्प्लॉय। मेरे प्यारे बच्चों, एम्प्लॉय को जो कि राम है, अगर हमने क्या पे किया जी, सैलरी, हमने बेनिफिट ले लिया, ये सर। तो जब बेनिफिट ले लिया तो अब इस नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम से कोई मतलब, हम नाम को दिखाएंगे नहीं। जब हमने उसको पे कर दिया तो हम नाम से क्या मतलब है, हम तो अपना एक्सपेंस दिखाएंगे कि भैया सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, और पे कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट। वो तरह तरह से आपको परेशान करेगा, राम, एम्प्लॉय, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। आप बोलना भैया उस इंसान के नाम को अपनी एंट्री में तब लेकर आऊँगा अगर उसको पेमेंट करना बकाया है या फिर आगे उससे कुछ लेन देन करना है। तो हमने तो इस पर पे कर दिया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, हम एक्सपेंस को बढ़ाएंगे, और पे कर दिया तो हम क्या बोलेंगे, टू कैश अकाउंट। तो 6 में देखो आप यहाँ पे सैलरी टू कैश। एग्जाम में पता क्या बोलेगा कि जरा बताओ जी, इसके अंदर में विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। एक ऑप्शन कर देगा राम, एक कर देगा एम्प्लॉय, एक कह देगा सैलरी, एक बोल देगा कुछ और, कैश बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। तो आप कहाँ किसको डेबिट करेंगे, सैलरी को डेबिट करेंगे, है ना। कहता है कि रेंट पेड इन एडवांस। मेरे बच्चे, मैंने एडवांस में पे किया है, मतलब कि जो भी पेमेंट कर रहा हूँ ना उसका बेनिफिट करंट ईयर में नहीं ले रहा हूँ, आगे लूँगा, हम आगे उससे भी बेनिफिट लेंगे। तो जिसका बेनिफिट हम आगे अभी लेंगे, हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा क्या है जी, हमारा एसेट है, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो हम यहाँ पे प्रीपेड रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रीपेड रेंट नहीं बोल देना, एडवांस में पे किया ना, एडवांस मतलब क्या, अगले साल उसका बेनिफिट आएगा, तो हम उसको एसेट बोलेंगे। हम प्रीपेड रेंट को डेबिट करेंगे एंड टू कैश अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो आप वही एंट्री देखेंगे। हमने टोटल जो सैलरी 40,000 पे किया, उसमें 15 कहता है कि अगले साल के लिए। तो आप बताओ, हमने टोटल जो कैश पे किया वो 40 है, तो कैश तो 40 चला गया हमारे पास से, टू कैश अकाउंट। हम एक्सपेंस कितना दिखाएं, तो उसमें से 15 अगर अगले साल के लिए, तो करंट ईयर का कितना हुआ 25। तो करंट ईयर में हमने बेनिफिट कितने का लिया होगा, 25 का। तो हम लोग क्या करेंगे कि सैलरी अकाउंट जो डेबिट होगा वो 25, प्रीपेड सैलरी जो डेबिट होगा, है ना, वो हो जाएगा 15, एंड टू कैश अकाउंट कितना बोल देंगे आप, 40,000। देख लेना, वही एंट्री किया है। आपको सर पे विश्वास नहीं है ना, तो ये देखो हमने वही एंट्री दिखा दी आपको। आओ ना जरा 9th में आओ, जरा देखो क्या बता रहा है। कहता है कि फर्म ने गुड्स परचेज किया कैश पे। जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो हम किस नाम को दिखाते हैं, परचेज को। हम गुड्स नाम से एंट्री नहीं करते हैं। एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने कई जगह अपने बुक में मिस्टेक्स किया हुआ है, फाउंडेशन में नहीं, इंटर में। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा है कि इसको सही कर दो, होपफुली सही कर लेंगे। हमें उन सबको पता है, आपको भी पता है कि गुड्स परचेज किया तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, ना कि गुड्स को। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। परचेज किया क्रेडिट पे, तो परचेज डेबिट होगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। वो लोग जिनको पेमेंट करना, क्रेडिटर्स हम बोलेंगे उनको, ठीक है ना। फर्म परचेज गुड्स आपका 80,000 फ्रॉम सप्लायर। फर्म ने 80,000 गुड्स परचेज किया है, जिसमें 30,000 तो हमने कैश में पे किया, 15,000 चेक में, और बाकी पे करेंगे 2 महीने के बाद। अरे 2 महीने के बाद छोड़ो, बताओ आज एंट्री क्या होगा। 80,000 का परचेज हो गया,
परचेज डेबिट होगा 80 से, जितना कैश में पे किया 2 कैश, जितना बैंक से पे किया 2 बैंक, और जो अभी पे करना है बच्चे, जो पे करना है तो या तो बोल दो 2 क्रेडिटर्स या कह दो 2 सप्लायर, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली क्रेडिटर्स वर्ड लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि जिनसे गुड्स परचेज करते क्रेडिट पे हम उनको क्रेडिटर कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्रेडिटर ही लिख के दिया, आपके इंस्टीट्यूट ने भी क्रेडिटर वर्ड ही लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। तो हमने आपको एक्सपेंस से जुड़ा हुआ जो भी एंट्री होता है वो भी एक अच्छी तरीके से आपको बता दिया। हमने वो भी एंट्री बता दिया जो आपके एसेट से आपका जुड़ा हुआ है। देखो मैंने लिखा हुआ कि एंट्री किससे सिखा रहा हूँ, फिर अभी और ट्रिकी एंट्री में भी आएंगे ना, मज़ा आएगा ना, कोई भी क्वेश्चन कर ले। इसके बाद मेरे बच्चे अब हम आते हैं कैपिटल से जुड़े हुए कुछ एंट्री सीख लेते हैं। कैपिटल से देखो जरा, ओनर ने 4 लाख बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस किया, पैसा, कैश आएगा। तो एक तो बिजनेस का कोई एंट्री हम इनके लिए करते हैं, बिजनेस में क्या आ गया जी, कैश आ गया। कैश कितना, 4 लाख, एसेट है, बढ़ना डेबिट करेंगे, बोलो हाँ। और किसने दिया है, ओनर ने, तो ओनर को हम क्या लिखते हैं जी, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारा क्या था, रिप्रेजेंटेटिव, अगेन आपका पर्सनल अकाउंट है तो सब पर्सनल ही ना, तो आपको क्या बोलना है, 2 कैपिटल अकाउंट, वो मैंने दिखा दिया। अगर ओनर ने 120 बिजनेस से विड्रॉ कर दिया बच्चे, बहुत ध्यान से, अगर विड्रॉ किया तो हम क्या करेंगे, अगर हम ड्रॉइंग्स, अभी मैंने सिखाया था, अगर हम ड्रॉइंग्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो विल डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर आपका ड्रॉइंग्स नहीं मेंटेन करे तो हम किसको डेबिट करेंगे, सीधे कैपिटल से माइनस कर देंगे एंड टू कैश अकाउंट, इन दोनों में से कोई भी। नाउ कम टू एग्जाम। एग्जाम में अगर पॉइंट नंबर 2 आ गया तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। ओनर ने विड्रॉ किया जी 120, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, बताओ कौन सा डेबिट किया जाएगा। तो ऑप्शन में पता क्या होगा कि 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में या तो ड्रॉइंग्स होगा या फिर कैपिटल होगा, इनमें से कोई एक ही नाम होगा, उसमें दोनों नाम नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में से कुछ भी डेबिट कर सकते हैं, तो दोनों नाम बिल्कुल नहीं होंगे। आप चिंता नहीं करना, आपके दिमाग में अगर आ भी रहा है कि सर दोनों हो गया तो किस में टिक मार्क करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो हमेशा क्या होगा, इनमें से कोई एक ही नाम जो करेक्ट है वो देगा, बाकी 3 गलत नाम देगा। हाँ, अगर वो ऐसे कह दे कि ओनर विड्रॉ 120 आउट ऑफ बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ फर्म इज नॉट मेंटेनिंग एनी सेपरेट अकाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। फर्म इज नॉट मेंटेनिंग, अगर नॉट मेंटेनिंग तो किसको डेबिट करेंगे, कैपिटल। अगर मेंटेनिंग सेपरेट अकाउंट तो किसको डेबिट करेंगे। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते ही बदमाश आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा अकाउंट में हमें टिक मार्क करना, कौन सा नहीं। कभी कभी एग्जामिनर गेम खेलेगा, देखो क्या गेम खेलेगा, मतलब मैं आगाह कर रहा हूं कि कैसे कैसे हम लोग एमसीक्यू आपके लिए बनाते हैं। ओनर विड्रॉ 120 आउट ऑफ बिजनेस फॉर द पर्सनल अकाउंट, कहता है कि विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ ड्रॉइंग्स अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो बच्चा का दिमाग में कहाँ जाएगा कि विच अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट मेंटेन, यानी कि ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे, बट वो पूछ रहा है क्या, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो मेरे बच्चे क्रेडिटेड में कौन सा नाम है उस पर ध्यान देना। मैं आपको बता दूं, हम लोग जब एमसीक्यू आपके लिए सेट करते हैं तो ऐसे ही सेट करते हैं, कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ होते हैं जो बच्चा अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन पढ़ ले तो आंसर उसको समझ में आ जाए, होता वो बहुत सिंपल ही है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया। प्रोप्राइटर ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल तो भी कैपिटल को बढ़ाते हैं। 150 बाय चेक, तो चेक से ना, यानी कि पैसा बैंक से आया तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। ओनर क्या करता है जी, बिल्डिंग लेके आता है, फर्नीचर लेके आता है, कैश लेके आता है बिजनेस में, जो भी कुछ लाओगे बिजनेस में वो एसेट बढ़ जाएंगे, तीनों को डेबिट कर देना। और क्योंकि ओनर लाया है उसके कैपिटल से नाम से रिकॉर्ड करना होगा, टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने क्या किया, ये आपको दिखा दिया। तो कैपिटल पे जो भी एंट्री बन सकती है वो भी मैंने बता दिया। मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मैं सब कुछ कराया जा रहा हूँ जो भी वो आपसे बना सकते हैं। बाकी मैं जानता हूँ कि आप 11-12 क्लास से बहुत बड़े बच्चे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये सब बताने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, मैंने कसम खाया कि हर एक बच्चा, आप चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे नहीं हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, सबको। इंटर में जब आप आएंगे तो मैं चाहूँगा कि इंटर में इन सब चीज़ों पे समय आपका बर्बाद ना हो, है ना, इंटर में इन पे समय बर्बाद ना हो, तो मैं वो करना चाहता हूँ। आइए फिर देखते हैं क्या बता रहा है। फर्स्ट पॉइंट कहता है, फर्म रेज्ड बैंक लोन 5 लाख फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बैंक से लोन लिया हम लोगों ने, तो एक तो पैसा बैंक में आया होगा, ठीक है ना, और लायबिलिटी बढ़ गई होगी। तो अगर पैसा बैंक में, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होगा, लायबिलिटी का बढ़ना हम क्रेडिट करते हैं। फर्म टुक लोन फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड द सेम इन द बैंक, फिर भी वही निकल के आया, पैसा आया और बैंक में जमा हो गया, तो बैंक बढ़ गया हमारा और लायबिलिटी यानी कि लोन बढ़ गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ मैंने रेवेन्यू से जुड़े हुए आपका एंट्रीज यहाँ पे दिया हुआ है।
फर्म सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 फॉर 15,000। बहुत ध्यान से हमारे एमसीक्यू के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताते चलूँगा। देखो, जब भी गुड्स हम सेल करते हैं ना तो एंट्री हमारी सेलिंग प्राइस पे होती है, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम गुड्स बेचने पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस वो साल के एंड में निकालते हैं, सेल के टाइम पे नहीं निकालते हैं। तो आपने क्या करना है कि 15 में सेल किया कैश पे, तो कैश हमारा बढ़ गया, कैश एसेट्स है बढ़ना डेबिट, एंड टू सेल्स अकाउंट रेवेन्यू हमारा बढ़ गया, तो कैश टू सेल्स हो गया। फर्म सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 14,000 ऑन कैश बेसिस। मोहन को बेचा कैश पे, अगेन कैश आया, और जब कैश पे सेल कर दिया तो नाम का कोई मतलब नहीं हुआ था बच्चे, ये सब कंफ्यूज करने के लिए। किसी भी नाम का यानी कि नाम से रिलेशन हमारा तब होता है जब क्रेडिट पे हो, तो हम लोग कैश बढ़ाएंगे एंड टू सेल्स अकाउंट। फर्म सोल्ड गुड्स टू रानी फॉर 25, 70% चेक और बैलेंस कैश। तो 25 का हमने सेल किया, अगेन नाम से कोई मतलब नहीं है, जो चेक से पेमेंट आया बैंक बढ़ गया, और जो कैश में है वो कैश बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रानी अकाउंट। 70% बैंक में, 30% कैश में, और रानी में आपका पूरा 25,000। कहता है कि फर्म सोल्ड गुड्स 5,000 कॉस्टिंग इतना, गुड्स सोल्ड 5,000, जो गुड्स हमने 5,000 में बेचा था उसकी कॉस्ट इतनी थी, कस्टमर ने हमें क्या क्या रिटर्न कर दिया। तो सेल की एंट्री हमने 5 पे क्या होगा, तो रिटर्न की एंट्री भी क्या होगा 5,000 पे, है ना बच्चे। तो आपका एंट्री क्या होगा जी, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, एंड टू जो कस्टमर ने सेल रिटर्न किया, इसमें कोई डाउट ना हो कि हमने सेल क्रेडिट पे किया तभी रिटर्न होता है, कैश पे हम रिटर्न थोड़ी ही सुना है, कैश पे टू द मैक्सिमम एक्सचेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न टू आपका डेटर्स अकाउंट, डेटर्स ही होता है जिसको हमने बेचा था। तो फोर्थ वाला जो है ना बच्चे, फोर्थ सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट, देखो आप यहाँ पे सेल्स रिटर्न टू डेटर्स अकाउंट आपका। फिफ्थ में कहता है कि परचेज गुड्स 12,000 का फ्रॉम राम रिटर्न्ड ड्यू टू डिफेक्ट, कोई भी रीजन हो, परचेज जब परचेज हुआ था तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया था, रिटर्न हो गया तो टू परचेज रिटर्न, है ना। परचेज का अलग अकाउंट होता है, पूरे साल में जो आपने रिटर्न किया उसका एक अलग अकाउंट होता है, परचेज का अलग, परचेज रिटर्न का अलग। साल के एंड में हम क्या करते हैं कि परचेज रिटर्न को परचेज में हम ट्रांसफर करके नेट निकाल लेते हैं, ट्रांसफर एंट्री जो हमने दिखाया था आपका, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि परचेज जो हमने किया 12,000 का रिटर्न हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो रिटर्न टू परचेज रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न, और राम तो राम टू परचेज रिटर्न। फिफ्थ का एंट्री होगा राम अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कोई डाउट इसमें नहीं सर। सिक्स में कहता है कि कमीशन रिसीव किया हमने कैश में, तो पैसा आया और रेवेन्यू बढ़ गया, तो आपका कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, कैश बढ़ना एसेट्स है, डेबिट हो गया, कमीशन हमारा रेवेन्यू है, बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा। फीस ड्यू, फीस ड्यू का मतलब कि हमने काम कर दिया, हमने पढ़ा दिया। तो जैसे एक्सपेंस था ना कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू क्या होता है जी, सर्विसेज देना। करंट ईयर में अगर हमने सर्विस दे दिया है, करंट ईयर में हमने गुड्स बेच दिया है, तो हमारा रेवेन्यू हो चुका है। पैसा आ गया तो हम कैश बढ़ाएंगे, अगर पैसा नहीं आया तो हम बोलते हैं जी कि हमें डेटर से पैसा लेना है गुड्स के केस में, और सर्विसेज के केस में पैसा आ गया तो कैश बढ़ गया, नहीं तो हम बोलते हैं एक्रूड है, एक्रूड मतलब हमें रिसीव करना है, ठीक है ना। तो कहता है कि फीस ड्यू है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो ठीक है एक काम करो कि एक तो फीस ड्यू मतलब कि पढ़ा दिया मैंने, मैं अपना रेवेन्यू बताऊंगा, तो टू फीस अकाउंट, रेवेन्यू बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं आपका टू फीस, और हमें अभी लेना है तो हम नाम ना लिख के हम रिप्रेजेंटेटिव नाम लिखते हैं, एक्रूड फीस, है ना, एक्रूड फीस। तो सेवेंथ में हमने क्या किया यहाँ पे, आप देखिए एक्रूड फीस टू फीस अकाउंट, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे फीस लेना होता है, रेवेन्यू तो हम एक एक नाम नहीं लिखते, जनरली अकाउंट्स में यही चलता है आपका, है ना। 8 में कहता है कि 3 लाख फीस रिसीव्ड इन कैश, 2 लाख चेक, बाकी आपका कहता है कि रिसीवेबल है। तो बच्चे कैश तो 3 लाख आ गया है, कैश को बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें से कहता है आपका, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, 3 लाख फीस हमने कैश में रिसीव किया है, 2 लाख चेक में, 120 अभी रिसीव करना है। तो जितना कैश में आया, जितना चेक में आया, जितना भी रिसीव करना, सब हमारा रेवेन्यू है, कैश या क्रेडिट कुछ भी हो। तो फीस जो रेवेन्यू दिखाऊंगा, ये प्लस ये प्लस ये, जितना आ गया कैश को बढ़ा दो, जितना बैंक से बैंक को बढ़ा दो, और जो अभी तक नहीं है एक्रूड फीस कहेंगे आपका, है ना। तो 8 में अब देखो आपका वही एंट्री निकल के आ रहा है, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। 9th चेक कीजिए, फीस एडवांस में रिसीव किया। अगर कोई हमें एडवांस में कोई रेवेन्यू देता है, तो जब तक वो मैं उसके लिए काम ना कर दूँ ना, चाहे गुड्स बेच ना दूँ, तब तक हम उसको रेवेन्यू नहीं बोलते,
एडवांस में कुछ आया तो लायबिलिटी है, वो तब तक लायबिलिटी रहेगा जब तक कि मैं उनके लिए वो काम ना कर दूं। ठीक है ना बच्चे। तो एडवांस में अगर कोई फीस रिसीव किया, एक तो कैश मेरे पास आया, कैश को बढ़ा देंगे, और मैं इसको रेवेन्यू नहीं टू एडवांस फीस कहूँगा। इसको मैं एडवांस फी कह सकता हूँ, अनएक्सपायर्ड फीस कह सकता हूँ, अनअर्न्ड, अर्न नहीं किया बस रिसीव कर लिया। इनमें से कोई भी एक नाम यूज कर सकते, तीनों का मीनिंग सेम निकल के आता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। 10th में कहता है कि फीस हमने रिसीव किया 50,000 चेक से, जिसमें 15,000 आपका एडवांस है। तो चेक से टोटल पेमेंट आया 50,000, बैंक को बढ़ा दूंगा। जो एडवांस है वो लायबिलिटी बन गया, जो एडवांस नहीं है वो हमारे करंट ईयर का इनकम बन गया, है ना। तो ये आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, उसी तरीके से एंट्री पास की। ये सब आपको मैं जानता हूँ कि 11-12 क्लास में आपके जो प्यारे प्यारे सर हुआ करते थे उन्होंने मास्टर बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें एमसीक्यू में कैसे आएंगी मैं दिखाऊंगा। तो मैं हर एक चीज़ आपको रिवाइज कर रहा हूँ, हर एक चीज़ रिवाइज करा रहा हूँ, हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ बेसिक से आपके दिमाग में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है। अब आइए, ये जो मिसलेनियस एंट्री है ना, ये थोड़ा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। कई सारे बच्चे सब चीज़ जानते नहीं जो आपको जानना है। गुड्स 20,000 का कहता है विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। मेरे बच्चे, गुड्स जब हमने परचेज किया था तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। ध्यान से सुनना, जब गुड्स हमने परचेज किया तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? परचेज को। जब यही गुड्स हम सेल कर देते हैं तो हम क्या लिखते हैं जी? सेल्स अकाउंट। लेकिन याद रखना, सेल के सिवाय ये गुड्स आप किसी भी रीजन में अगर आप यूज करते हो, सेल के सिवाय किसी भी रीजन के लिए अगर ये गुड्स यूज करते हो तो आपको ना टू सेल्स नहीं, परचेज को ही कम करना होता है। गुड्स परचेज किया, परचेज को बढ़ा दिया। अगर फैक्ट्री में यूज ना होकर कहीं और यूज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम परचेज को कम करते हैं। तो गुड्स 20,000 का विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज आपका हम क्या करेंगे जी? एक तो आपका जो पर्सनल यूज के लिए आपने यूज किया 20,000 का गुड्स, तो गुड्स विड्रॉन हुआ, गुड्स कम हो गया टू परचेज अकाउंट। और अगेन, अगर आप ड्राइंग्स अकाउंट मेंटेन करें तो ड्राइंग्स को डेबिट कीजिए, अगर ड्राइंग्स आप मेंटेन नहीं करें तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए। मैं बता चुका हूँ। अगर यही भी बच्चे कहता है गुड्स कॉस्टिंग 20, सेलिंग प्राइस इतना, यूजलेस है, सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं। गुड्स अगर बिक गया तो एंट्री सेल प्राइस पे होता है। गुड्स बेचने के सिवाय कुछ भी हो जाए, ऑनर ड्राइंग्स कर ले, लॉस्ट हो जाए, चैरिटी पे, एडवर्टीजमेंट पे, फ्री सैंपल पे कहीं भी कुछ खर्च कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं? गुड्स जो कम करते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर ही करते हैं, क्योंकि परचेज की एंट्री हमने कॉस्ट प्राइस पे की थी और वही हम कम करते हैं। तो यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस देता तो भी यूजलेस होता। कहता है कि गुड्स जो 30,000 का हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में यूज किया। तो मेरे बच्चे, जैसे मान लो मैं सीमेंट का काम करता हूँ, तो सीमेंट मेरा क्या हो गया? गुड्स हो गया। जब हमने सीमेंट को परचेज किया था तो हमने क्या लिखा था जी? परचेज अकाउंट। वो सीमेंट जब बेचूंगा तो क्या लिखूंगा? सेल्स अकाउंट। लेकिन उसमें से कुछ सीमेंट अगर मैंने एक अपने लिए बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनाने में यूज किया है तो मैं क्या करूंगा? उतने से बिल्डिंग की कॉस्ट को बढ़ाऊंगा और सीमेंट यानी कि परचेज को कम करूंगा, है ना। तो हमने कहा कि आपका 30,000 का है ना, देखो बिल्डिंग को बढ़ा दिया, परचेज को कम कर दिया। थर्ड पे आइए, डीलर इन इलेक्ट्रिक आइटम्स यूज्ड 1 AC। अब देखो, एक डीलर है जो इलेक्ट्रिक आइटम्स में डील कर रहा है, मतलब एसी, फ्रिज आपका, तो एसी सब इसके लिए क्या होगा? गुड्स होंगे। जब ये एसी परचेज करेगा तो क्या बोलेगा? परचेज अकाउंट। लेकिन उसमें से एक एसी क्या किया जी? अपने लिए यूज किया, अपने लिए, जिसकी कॉस्ट इतनी है, सेलिंग प्राइस इतना है। क्या वो बेच दिया? नहीं, बेचता तो एंट्री 24 से होता है। अगर कोई गुड्स हमने अपने बिजनेस में यूज किया बच्चे, तो एक तो गुड्स को हम क्या करेंगे? कम कर देंगे, यानी कि परचेज को कम कर देंगे, और उसको क्या करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट, एसी सब क्या होता है? ऑफिस के इक्विपमेंट होते हैं। तो मैं क्या करूँगा? ऑफिस इक्विपमेंट को बढ़ा दूंगा टू परचेज, और हमेशा एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होगी। सेल प्राइस की एंट्री जब गुड्स बिकता है तभी करता है, अदरवाइज कोई काम करे। कहता है कि आपका गुड्स 15,000 सेलिंग प्राइस, ये प्रोप्राइटर ने एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल या चैरिटी में किसी में बोले कि यूज किया, मतलब कि एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के अंदर में, तो पता है क्या करना होगा? पहले तो सेलिंग प्राइस कोई काम का नहीं है, तो गुड्स यानी कि 15,000 से टू परचेज अकाउंट हो जाएगा, और एडवर्टीजमेंट या तीनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। तो मैंने फिलहाल एडवर्टीजमेंट लिखा है, कोई भी नाम लिखिए, एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसमें टिक मार्क करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे कहता है कि बैडेट्स हुआ है 10,000, डेटर्स कम हो जाते हैं, आपको पता है, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, बैडेट्स हमारा बढ़ जाएगा, तो बैडेट्स टू डेटर्स अकाउंट, एक्सपेंस बढ़ना डेबिट और डेटर्स हमारे कम हो गए। ठीक है। फिर आइए जरा यहाँ पे देखते हैं 6 में क्या बता रहा है।
डेटर्स 20,000 का बिकेम इंसॉल्वेंट, डेटर आपका इंसॉल्वेंट हो गया और फर्म कोड रिसीव 70% ऑफ द अमाउंट। मेरे बच्चे डेटर आपका 20,000 का इंसॉल्वेंट हो गया तो डेटर को हमें 20 से हटाना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट होने का मतलब कि कोर्ट ने कह दिया कि छोड़ दो, जितना मिल जाए ले लो, बाकी खत्म करो इसका अकाउंट। तो डेटर को हमें क्या करना होगा, 20 से कम करना होगा टू डेटर से अकाउंट। एसेट है, कम होना क्रेडिट किया जाएगा। जितना मिल गया उतना कैश बढ़ा दो, जो नहीं मिला उसको बैड डेट्स बोल दो। तो 6 में आप देखो वही काम किया, बैड डेट्स टू डेटर से अकाउंट। ठीक है ना, बोलो हाँ, सॉरी ये कैश बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट आपका, ये भी हमारा हो गया। 7th आइए, 7th कहता है कि डेटर 30,000 का पे 29 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। यहाँ गलती मत करना, 30,000 का डेटर्स था, वो इंस्टॉलमेंट नहीं हुआ बच्चे, उसने बोला कि 29,000 लो और बाकी छोड़ दो। तो यहाँ पे इसको बैड डेट्स नहीं कहा जाएगा। बैड डेट्स मतलब जब इंसॉल्वेंट हो गया, वो लेके भाग गया, तब होता है आपका बैड डेट्स। यहाँ तो हमसे डिस्काउंट मांग रहा है ना, फुल सेटलमेंट में कह रहा है, तो 1,000 डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। जितना पैसा मिल गया कैश को बढ़ा दो। कहाँ चला गया, कैश को बढ़ा दो। जो छोड़ दिया आपने वो डिस्काउंट है, आपका एक्सपेंस है, वरना डेबिट करेंगे एंड टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है ना बच्चों, बोलो हाँ। एग्जाम में आगे बताओ कैश कितने से डेबिट होगा तो आपको ये बताना पड़ेगा, डेटर्स कितने से क्रेडिट होगा तो आपको ये अमाउंट बताना पड़ेगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, वो क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से एंट्री। फिर आई जरा आपका अगला निकल के आता है, डेटर्स 14,000 हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ बैड इन द प्रीवियस ईयर, जिसके अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया था एक बदमाश 14,000 का डेटर्स पिछले साल या उसके पहले, जिसके अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया था कि भैया ये पैसा मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये इंसॉल्वेंट हो गया, हमने क्लोज कर दिया था। करंट ईयर में आया और हमें 8,000 दे के चला गया। मेरे प्यारे बच्चों 8,000 क्योंकि हमें मिला है, हम कैश को बढ़ाएंगे। अब डेटर्स नहीं लिख सकता कि हमें डेटर्स से मिला है, क्योंकि डेटर्स का अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। अगर उसका अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं और आकर अगर हमें कुछ पैसा देता है ना, तो हम उसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। हमारा एक तरीके का रेवेन्यू है, रेवेन्यू हम नाम क्या देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये सब पूछेगा, अभी दिखाऊंगा कि अभी एमसीक्यू में कैसे आएगा। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में रिकॉल होके रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। और भी कुछ मिसलेनियस एंट्री है जो कि आपको यहाँ पे आपका ट्रिकी पॉइंट्स कुछ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, सुनेंगे। मुझे बताओ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वेरी सिंपल। फर्नीचर की वैल्यू को कम करना होगा, डेप्रिसिएशन को बढ़ाना होगा, एक्सपेंस हमारा है ना। तो फर्नीचर हमारा क्या है जी, हमारा फर्नीचर एसेट्स है, कम होना क्रेडिट, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, बढ़ना डेबिट आपका। तो आप वो एंट्री कर जाएंगे। ये देखिए आपका फर्नीचर डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। कहता है कि मशीन पे 10% चार्ज करो, सेम चीज 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 वो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। कहता है थर्ड में गुड्स जिसकी लिस्ट प्राइस आपका 50, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी होता है 50 है, हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है। मेरे प्यारे बच्चों 50,000 का गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एक तरीके से बार्गेनिंग। हमने इसमें 10% यानी कि 5,000 का बार्गेनिंग किया। तो जरा बताओ कि जो सेल हुआ वो कितने में हुआ, 45,000। सेल कितने में हुआ, 45। तो याद रखना सेल की जो एंट्री होगी ना वो 45 से होगी, 45। ये तो पहला जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो कैश मेमो या इनवॉइस जो रेज होगा वो तो इसी पर रेज होगा ना बच्चे। इसलिए आपने बचपन में सुना होगा कि जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं इनका बुक्स में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो जिस प्राइस पे आपका ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुआ है हम उससे एंट्री करना शुरू करते हैं। तो 45 पे रिकॉर्ड होगा। और वही देखो हमने यहाँ पे आपका डेटर्स को हमने सेल किया जी, 45 में एंट्री पास हो गई। फोर्थ में कहता है, पढ़ेंगे आप यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश। बहुत ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो गुड्स परचेज किया ना उसका एमआरपी कितना है, 40,000। हमें ट्रेड डिस्काउंट यानी कि हमें उसमें जो बार्गेनिंग हुआ उसमें छूट कितना मिल गया, 4,000। तो पता है जो इनवॉइस यानी कि बिल कटता ना बच्चे, वो 36 पे कटता है। बिल आपका 36 पे कटा कि हमने सेल या परचेज कितने पे किया, 36 पे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब ये जो 36,000 का अमाउंट है, अगर हम इस पे कुछ और भी आगे कहते हैं कि यार अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे तो हम इतना और डिस्काउंट दे देंगे, तो उस डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। वो भी आगे टॉपिक आएगा, डिटेल में बताऊंगा, बट आप यहीं समझ लीजिए। देखो ना क्या बता रहा है, कहता है कि 40,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया और कहता है कि 5% आपका यहाँ पे क्या है जी, कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट मेरे बच्चे याद रखना इन सब पे नहीं मिलेगा।
इनमें से जितना पेमेंट आप अर्ली करोगे, जल्दी पेमेंट करोगे, देखते हैं क्या बता रहा है। फर्म पेड अमाउंट बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। लो, सारा पेमेंट उसने स्टार्टिंग में ही कर दिया इस कैश डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फर्म ने क्या किया है, परचेज किया। तो फर्म ने जो परचेज किया, परचेज अकाउंट जो आपका डेबिट किया जाएगा, वो डेबिट कितने से किया जाएगा, 36। परचेज की एंट्री 36 से आप करेंगे, 36,000 का परचेज किया। लेकिन जब आप इसका पेमेंट, क्योंकि इमिडिएटली पेमेंट कर रहे हो, कैश या बैंक से, कोई बता रहा है, चेक से, तो जो आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो ना, यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे हो वो 36,000 ना करके उसमें 5% डिस्काउंट के बाद, तो 36,000 का 5% 18, यानी कि आपने यहाँ पे 1800 हटा दो, यानी कि 34,200 आपने बैंक से पेमेंट किया। और बाकी का जो 1800 है ना, वो डिस्काउंट हो गया। अगर हमें डिस्काउंट मिला तो हम क्या करेंगे, ये रेवेन्यू हमारा बढ़ना क्रेडिट किया जाएगा। याद रखना, यहाँ जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना बच्चे, ये कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। हम जब भी अर्ली पेमेंट करने के लिए कुछ डिस्काउंट देते हैं तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, और कैश डिस्काउंट ही है जिसकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन इतने पे रिकॉर्ड हो चुका है। कोई बच्चा अगर इसमें से इसको माइनस करके एंट्री पास करेगा, गलत हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा, वो काम नहीं करेंगे, है ना। तो फोर्थ में आप देख लो, हमने परचेज को डेबिट किया 36, टू कैश एंड टू, एक मिनट, फोर्थ में पेमेंट कैसे किया हमने, फोर्थ में चेक से पेमेंट किया ना, तो कैश नहीं, माफ़ कीजिए, यहाँ पे सही कर लो आप, ये टू आपका बैंक है, बैंक से पेमेंट किया हमने, टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो ये फोर्थ भी हमारे पास हो गया। फिफ्थ में आप आइए, पांचवें में, सोल्ड गुड्स टू रामचरण इतने का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। फर्म रिसीव 60% ऑफ द अमाउंट बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल। बहुत ध्यान से, इसका मतलब हुआ कि आपका सेल लिस्ट प्राइस कितना था, 50,000, ट्रेड डिस्काउंट 5,000 हटा दो, तो बिल कितने का कटा होगा, 45 का। अगर बिल 45 का हुआ होगा बच्चे, तो सेल की जो आप एंट्री पास करेंगे ना, वो तो 45 से होगा। मैं बढ़ने के पहले बता दूं, ये देख लो, फिफ्थ में सेल की एंट्री जो आपने किया ना, रेवेन्यू आपने कितना बताया, 45, रेवेन्यू 45 ही बताएंगे। इस 45 में अब देखो क्या हो रहा है कि जो 60% ऑफ द अमाउंट, मुझे बताओ 45 का 60% कितना होता है। अगर मैं बताऊं 45 का 60%, तो वी आर गेटिंग 27,000। ये जो 27,000 है ना, यही पेमेंट हम कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि अर्ली पेमेंट सिर्फ 27 का किया जा रहा है। तो ये जो 5% कैश डिस्काउंट है सिर्फ 27 पे मिलेगा, और बाकी का जो 18,000 है ना, वो तो अभी पेमेंट नहीं किया ना बच्चे, तो ये आपका एज इट इज क्या होगा, डेटर या जो उसका नाम होगा उस नाम पे रिकॉर्ड करके रहेगा। तो आप वही काम कर रहे हैं। अगर आपको अपना विश्वास नहीं है संतोष सर पे, तो देख लीजिए, फिफ्थ में हमने क्या किया, 18,000 अभी हमें उनको उनसे लेना है, तो देखो 18,000 हमने यहाँ पे दिखाया। बैंक में हमने क्या किया जी, 45,000 का 60% और उसमें 5% डिस्काउंट, ये, और डिस्काउंट का अमाउंट आपका यहाँ पे कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है ना, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि देखो जी, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट मतलब बल्क डिस्काउंट हो गया, 1 यूनिट ले रहे हैं 10 रुपये का है, 5 लेंगे तो कितने का दोगे, तो 10 × 5 50, ना चलो 45 में आप लेना। तो जो 5 रुपये छोड़ दिया वो क्या, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रांजेक्शन कितने पे हुआ, 45 पे, तो जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उसी से रिकॉर्डिंग करते हैं, वही बता रहा हूँ। तो ये भी आपको समझ में आ गया। 6 कहता है बच्चे कि आपका गुड्स 10,000 का सेलिंग प्राइस इतना, लॉस बाय फायर, सेलिंग प्राइस कोई काम करिए, बिका नहीं ना, तो गुड्स कम हो गया, टू परचेज, और हम एक्सपेंस क्या बोलेंगे, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट आपका। तो एक्सपेंस बढ़ना आपका डेबिट हो गया, डेबिट किया, एंड टू परचेज अकाउंट। 7th में आप आइए, कहता है 7th में, आप देखो जरा, ये सब पॉइंट्स आगे भी आएंगे जब हम फाइनल अकाउंट का रिवीजन करेंगे प्रॉपर तरीके से। गुड्स कॉस्टिंग 20,000, सेलिंग प्राइस 22, लॉस्ट बाय थेफ्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट किया, 15,000। तो मेरे बच्चे, गुड्स कितने का चला गया, 22 मत कहना, 20 का। परचेज कितने से कम करेंगे, 20। तो 7th में देखो आपने परचेज कितने से कम किया, 20 से। लेकिन क्या 20 का आपको लॉस हुआ, नहीं सर, 20 में इंश्योरेंस कंपनी कहती है एडमिटेड, मतलब कि हम दे देंगे 15,000। तो 20 का जो गुड्स लॉस हुआ 15 तो हमें मिल जाएगा, तो हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि क्लेम एडमिटेड है, मिला नहीं है, मिल जाएगा। तो जब मिलेगा, यानी कि हमें कंपनी से पैसा लेना है, हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे 15, और जो बाकी का 5 होगा ना, बाकी का 5 वही हम लॉस दिखाएंगे। लॉस तो हमें 5 का ही हुआ, तो अब देख लो वही एंट्री आपका
है ना। ये देखो आप, लॉस बाय थेफ्ट कंपनी टू परचेज अकाउंट, बात समझ आ रही है। यस सर। 8 में कहता है कि ओनर ने अपना हाउस होल्ड मतलब घर का फर्नीचर बेच दिया और पैसा बिजनेस में लेकर आया। मेरे बच्चे, आप सिर्फ बिजनेस के लिए सोचो, घर की बातें छोड़ दो। बिजनेस में क्या हुआ? कैश हुआ। कौन लेकर आया? ओनर लेकर आया। तो कैश टू कैपिटल। आपने क्या बेचा, क्या नहीं बेचा? घर में आपके बच्चे का एक खिलौना था, उसको बेच दिया। आपने अपने वाइफ की ज्वेलरी बेच दी। आपने कुछ किया, हमें फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में क्या आया और बिजनेस क्या रिकॉर्ड करेगा, उतना ही सोचेंगे। तो बिजनेस में कैश आया और वो ओनर ने दिया है तो कैपिटल के नाम पर रिकॉर्ड होगा, कैश टू कैपिटल अकाउंट। 9th, पेड टू लैंडलॉर्ड 30,000 फॉर यूज ऑफ बिल्डिंग। तो लैंडलॉर्ड को हमने बिल्डिंग यूज करके बेनिफिट ले लिया, तो क्या पे किया? हम नाम थोड़े बोलेंगे, फिर रेंट बोलेंगे जी, एक्सपेंस हो गया रेंट, है ना। तो रेंट आपका कितना? 30,000। लेकिन कहता है कि ना 1/3 जो बिल्डिंग है ना, ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया है। तो मेरे बच्चे, पता है क्या हुआ? हमने एक तो पहले उसको पे किया 30,000, हमारे पास से कैश चला जाएगा 30,000 टू कैश, ये 30,000 हो जाएगा। कैश कितना चला गया? 30,000। इस 30,000 में से आप देखो जरा यहाँ पे कि 1/3 ओनर ने यूज किया है। तो जो पैसा गया, अगर ओनर खुद यूज करेगा तो हम उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। बोलो ना, ड्रॉइंग्स या फिर कैपिटल अकाउंट। कितना? 1/3 यानी कि 10,000। तो बिजनेस का जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा ना, रेंट, वो कितना? 20,000 का अमाउंट। बिजनेस का एक्सपेंस क्या है? रेंट आपका है। अगर ओनर ने विड्रॉ किया तो हम बिजनेस में थोड़े खर्च दिखाएंगे, उसको हम ड्राइंग्स मानेंगे। तो आपका ड्राइंग्स रेंट टू कैश, आप देखो यहाँ पे वो एंटर निकल के आया होगा, ड्राइंग्स रेंट टू कैश यहाँ पे आ गया। कोई बात नहीं, ठीक है ना, बोलो हाँ। इसके बाद आप देखो जरा 7th में स्टेशनरी, ऑफिस क्लिप, स्टेशनरी वो पेपर पेन पेंसिल सब होता है। तो स्टेशनरी हम एक्सपेंस मानते हैं, कुछ बच गया है तो हमारा एसेट होता है, अदरवाइज एक्सपेंस बढ़ गया टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी टू कैश अकाउंट आपका, ये भी काम खत्म हो गया। तो मैं बोलता हूं कि नाउ यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू। बिलीव करो, आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर में आ जाएगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं कि पूरे इस सीजन को, पूरे फास्ट ट्रैक मैराथन को पढ़ने वाला बच्चा क्वेश्चन आपका ना कर पाए, ऐसा सवाल नहीं बनता, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या बता रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और प्लीज मेरे बच्चे, आप ना जर्नल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जर्नल एंट्री के मैराथन में आपका जो अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें कितने मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िए, लेकिन आंसर आपको वीडियो को पॉज करके पहले लिखना है और आपको बताना है कि अगर 20 देखते कितने एमसीक्यू है, उसमें कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है ना, आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। The term debit is derived from Latin word debitum, which means debitum का मतलब क्या था? What is due? अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बट मुझे तो याद है what is due आपका, मैंने कहा था debitum का मतलब। और credit का मतलब था what is trusted आपका। तो ये तब होता है जब credit का बोलता है, डेबिट में तो what is due आपका। याद कैसे रखेंगे? डी डेबिटम ड्यू, डी फॉर डेबिटम, डी फॉर ड्यू, डी फॉर डेबिटम, डी फॉर ड्यू, ऐसे कर लो बदमाश। मशीन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? इसका आंसर देने के पहले ऑप्शन को ध्यान से देखना, क्योंकि मशीन तो हम जानते हैं कि चलो ये रियल अकाउंट है, लेकिन वो रियल पूछ रहा है या उसका और डिटेल में पूछ रहा है, ये मैटर करेगा। तो देखो ना, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, ये है, तो हम क्या बोलेंगे? वो टेंजिबल रियल अकाउंट है, हम यहाँ टिक मार्क करेंगे। रियल देख के काम मत चला लेना, काम खराब हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंटेंजिबल है, मैंने कहा था इंटेंजिबल आपका होता है। स्टॉक कौन सा है? अब देखो ऑप्शन देखो, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये तो हम क्या बोलेंगे? रियल है। अगर बोलता है कि आपका ऑप्शन होता है कि टेंजिबल, रियल, इनटेंजिबल, तो टेंजिबल में करते हैं, अदरवाइज जितना ऑप्शन में हम उसी के हिसाब से अपने आंसर को डिसाइड करते हैं। डेटर्स किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल है बदमाश, बोलो ना। राम अकाउंट किस तरीके का है जी? आप देखो, उसने पर्सनल नहीं, वो नेचुरल, आर्टिफिशियल इसे पूछ करता, तो क्या राम तो नेचुरल ना, नेचुरल पर्सन आपका है, नेचुरल पर्सन आपके हैं। गवर्नमेंट बैंक इनकम टैक्स अथॉरिटी किस टाइप का अकाउंट है? पहले ऑप्शन को ध्यान से देखना। तो ऐसे तो गवर्नमेंट बैंक सब क्या आपका पर्सनल अकाउंट है, बट पर्सनल पूछ रहा ना और डिटेल में पूछ रहा आपसे। तो ये सब क्या होता है जी? ये आपके जो ये है आपका आर्टिफिशियल, यानी कि लीगल पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट किया है। तो एग्जाम में या तो ये भी लिख सकता है या फिर ये भी, कोई एक ही नाम दिया रहेगा, मैंने दोनों दे दिया ताकि आपको याद रहे, तो आप यहाँ पे इसमें टिक मार्क करेंगे। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग कैसा अकाउंट है? आउटस्टैंडिंग क्या करता है जी? रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि पर्सनल अकाउंट।
रिप्रेजेंट करता है लोगों को जिसको हमें पे करना है। सैलरी के बारे में पूछ दे, कमीशन पूछ दे, बैडर्स पूछ दे, बैडर्स रिकवर्ड पूछ दे, लॉस बाय फायर पूछ दे, इनकम के बारे में पूछ दे, डिविडेंड इनकम के बारे में पूछ दे, कोई भी एक्सपेंस या रेवेन्यू या लॉस के बारे में पूछता है बदमाश, तो आप हमेशा क्या करोगे, नॉमिनल में टिक मार्क करोगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको बस यही बात ध्यान रखना है। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। फिर कहता है 10th में आइए जरा, अब मुझे बताओ 10th आपको जवाब सोच के रखना है कि ये जो आपका कहता है कि मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन दैट आपका एंट्री, कौन सा एंट्री आपका होगा? तो ओपनिंग, एडजस्टमेंट, कंपाउंड या सिंपली। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन पर व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन ए ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल एंट्री, तो अब ये सच सिंगल एंट्री को हम क्या बोलेंगे? तो बच्चे एक तो पहले बता दूं, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलेंगे, कंपाउंड एंट्री आपका याद है ना, कंपाउंड एंट्री। लेकिन अब मेरी बात सुनना, ओपनिंग एंट्री में भी एक से ज़्यादा नाम होते हैं। ओपनिंग एंट्री में सारे सेट, सारे लायबिलिटी, सारे कैपिटल, तो एक से ज़्यादा नाम होंगे, तो क्या हम यहाँ टिक मार्क नहीं कर पाएंगे? हमें बहुत ध्यान से यहाँ झगड़ा ना करके लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। ये जो डेफिनेशन है, व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन ए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय मीन्स ऑफ सिंगल एंट्री, उसको क्या बोलते हैं? तो कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ओपनिंग एंट्री का डेफिनेशन था कि व्हेन वी पास एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, वो इंपॉर्टेंट है कि क्या डेफिनेशन है, आप झगड़ा मत करना कि सर वहाँ भी तो ऐसा होता है। हम कंपाउंड एंट्री में टिक मार्क करेंगे। क्लियर आपको? कहता है कि जर्नल एंट्री बाय मीन्स ऑफ विच द बैलेंस ऑफ वेरियस, देख लो आप, वो जर्नल एंट्री जिससे कि हम वेरियस एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल को आपका जो बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का है जो इस साल लेकर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ओपनिंग एंट्री। यहाँ पे ओपनिंग एंट्री बहुत प्यारे तरीके से आप आंसर को करेंगे, कभी भी गलती नहीं करना। कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें फॉल्स है वो बताओ। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहता है कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस करंट माइनस करंट लायबिलिटी। ये फॉल्स है, आप ऐसे सोचो। याद है ना, आपका कहते हैं कि यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है, आप जानते हैं ये सर। कैपिटल तो ठीक है, कैपिटल रहा। क्वेश्चन के मुताबिक हमें लायबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा क्या जी? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? आपका एसेट हो गया। इसने अपने फॉर्मूला में करंट लायबिलिटी को इस साइड ना दिखा के दूसरे साइड लेके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे जी? कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा? चेक करो, ऐसा कुछ दिख रहा है? कैपिटल इस साइड में, कैपिटल यानी कि इक्विटी मतलब कैपिटल आपका होता है, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। एसेट यानी कि फिक्स प्लस करंट हो गया माइनस ये तो ये फॉल्स नहीं है, ये तो ट्रू है। बोलो ना हाँ, ये तो ट्रू है। ये ट्रू यानी कि ये आपका फिर फॉल्स नहीं हुआ। देख लो कितने प्यारे तरीके से आपको दिमाग में लेके चलना है। In a traditional approach, debtor is the receiver. Debit what comes in? Debit the receiver. याद है ना, debit the receiver. तो जो डेटर है वो रिसीवर है। ये आपका जो आपका ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। डेटर ही रिसीवर होता है, जो रिसीव करता है वो डेटर होता है ना, वो ठीक है। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट्स ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड। आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल था ना जी, एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, ये भी ट्रू है। कहता है कि जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडी बुक, ये गलत लगा। जर्नल प्रॉपर याद कीजिए, जर्नल प्रॉपर किसका नाम था? आपका जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री को जर्नल प्रॉपर कहते हैं हम लोग, है ना। जर्नल प्रॉपर कहते हैं आपका जर्नल एंट्री को, सब्सिडी बुक को तो स्पेशल जर्नल कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। डी में टिक मार्क करेंगे। कहता है कि आप अपना काउंट करो कितने आपके सही हो रहे हैं। प्लीज बात मानना, मेरा यहाँ पे कंप्लीट करने के पहले आपको आंसर करना, फिर मेरे साथ सुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है? कैपिटल अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, ये तो ठीक है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज इज ए नॉमिनल, ये भी ठीक है। ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट, वो गलत हो गया। अरे पर्सनल रियल को हम प्रॉफिट लॉस में थोड़े दिखाते, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, फॉल्स हो गया। सी कैपिटल अकाउंट पर्सनल है, ये सही है, तो सी में टिक मार्क हो गया ना। अब आगे क्यों पढ़ते हो? 14 पे आया। कौन सा ट्रू है? एसेट साइड बैलेंस शीट कंटेंट्स ऑल पर्सनल एंड नॉमिनल, फॉल्स। एसेट साइड में
आपका पर्सनल होता है डेटर्स आपका, और नॉमिनल नहीं रियल अकाउंट होता है, यही ये फॉल्स। अच्छा ट्रू पूछ रहा है, ये तो फॉल्स हो गया। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये भी ट्रू है। याद है ना, जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, आपका बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक्स ऑफ, सब सेम होता है। सब्सिडरी बुक को कहते हैं जर्नल प्रॉपर भी, ये तो अच्छा एक मिनट, ये ट्रू पूछ रहा है ना, ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। जर्नल इज ऑल्सो, ये तो ट्रू हो गया, फिर आपका ये ट्रू हो गया, काम खत्म, ये ट्रू खत्म हो। ये बता दूं यहाँ पे मैं आपको, सब्सिडरी बुक को जर्नल प्रॉपर नहीं कहते हैं। सब्सिडरी बुक को हम आपका जर्नल प्रॉपर किसको, जर्नल एंट्री को बोलते हैं, ये फॉल्स है। नन, तो आपका टिक मार्क कहाँ चला गया आपका, जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड, ये ट्रू आपका हो गया, बी में टिक मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ध्यान देना पूछ कह रहा है बदमाश, फॉल्स इस बार पूछ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू ये माइनस ये तो ट्रू हो गया, फॉल्स पूछा था इस बार, ये ट्रू है। इन ए ट्रेडिशनल डेटर बिकम रिसीवर, ये भी ट्रू है, अभी तो आया था देखा था। रूल ऑफ नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर यहाँ रिकॉर्डेड बार क्यों डेबिटेड, ये भी ट्रू है। जर्नल प्रॉपर्टी इज सब्सिडरी बुक, फॉल्स है। एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया क्या, ये फॉल्स हो गया, ये हो गया। खैर एनीवे, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? कैपिटल हैज ए क्रेडिट बैलेंस, ट्रू। परचेज अकाउंट नॉमिनल, ट्रू। ऑल एक्सपेंसेस रियल, फॉल्स। ये क्यों रिपीट हो रहा है? कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल है, तो यहाँ पे आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। 79, ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल पर्सनल नॉमिनल, फॉल्स है, ट्रू पूछ रहा है इस बार। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल, यस ट्रू है, ये भी, यही तो ट्रू हो गया, तो ये ट्रू आपका आ गया। सब्सिडरी बुक कहता है इज ऑल्सो नोन एज जर्नल प्रॉपर, ना फॉल्स है, नन, तो यहाँ टिक में चला गया। कोई बात नहीं, आपको सारी बातें रिकॉल हो रही है। तो जर्नल एंट्री में जो भी कुछ हो सकता है, वी हैव डन एवरीथिंग। हम लोग बिल्कुल मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को पकड़ रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं, और एग्जामिनर को बोलते हैं कि जो पूछना है तो पूछ लो, कोई बात नहीं, है ना बच्चे। हाँ जी बच्चों, तो जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड किया। एंड यस, अगली क्लास में जब मिलूंगा तो मैं आपको कराऊंगा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। बहुत छोटे से प्यारे से चैप्टर है, बट अच्छे एमसीक्यू इससे बनते हैं, और आपने बचपन में जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उससे कुछ काफ़ी हटके यहाँ पे हमें नया चीज़ पढ़ना होगा। तो अगली क्लास में मिलता हूँ लेजर एंड ट्रायल बैलेंस पे ज़बरदस्त तरीके से इसका कवरेज कराने के लिए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए, उसके आगे बढ़िए, क्योंकि सारे कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए गए बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।